कि हम अपने अंदर वो चेंज लाएं, वो डिजिटलाइजेशन लाएं जिसकी तरफ पूरी दुनिया इंटीग्रेट कर रही है। आज प्रॉम्प्ट बैटल भी होगी कि पता लगेगा किस शख्स को अच्छा प्रॉम्प्ट देना आता है। जिस समझ लीजिए ब्रेन के साथ ये 4 C's आपस में कनेक्ट होते हैं। आज पहली एक्टिविटी जो हम अभी करने जा रहे हैं, मैं 4 टॉपिक्स दे रहा हूं, मुझे उस लिहाज से यह प्रेजेंटेशन चाहिए। ये एक बड़ी प्यारी बात है जो कि लैंग्वेज के अंदर जो खूबसूरती है कि ये कर्टियस होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो खत्म हो जाएगी, तो आप रेस्ट पर नहीं रहेंगे बल्कि आप जमीन पे नीचे गिर जाएंगे। रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, तो ये ब्रेड खाएं और बटर खाएं। मैं आपको एक और ग्रुप को टास्क देने जा रहा हूं, ये कैनवा पोस्टर चैलेंज है। अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पर ये हमारे सामने है जी हमारे ग्रुप 1 का, और वो है हमारे सामने ग्रुप 3 का। एक हाउस ने या एक ग्रुप ने उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, दूसरे ने थ्रू जो है वो उसको पोस्टर प्रेजेंट किया है। पिक एंड चूज एक क्विज है। दोस्तों, मुझे गूगल की क्लासरूम का बिल्कुल नहीं पता। अब अगली एक्टिविटी इम्पॉसिबल क्लासरूम है। इसके बाद हम सबसे पहले केबल चेक करेंगे, क्योंकि केबल का इशू तो नहीं है वहां पे। नो प्रॉब्लम बेटे, भूल गए हैं। डोंट फेयर, पाशा इज हेयर। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। पंजाब कॉलेज रहमान गार्डन कैंपस है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। जो बड़ा जबरदस्त डिजिटल टूल ऑडिट होने लगा है। इनका जो इस वक्त QR कोड जब हमने स्कैन किया तो इसमें ये जेमिनाई इनका जो है वो ऐप ओपन हुई। चारों ग्रुप्स के अंदर ये क्विज जो है वो अभी आपके पास ऑनलाइन इसको स्कैन करने के बाद शो होगा, जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तमाम जो पूरा लेक्चर था उसको सेम प्रोसेस के साथ उसने व्हाइट बोर्ड का फॉर्मेट दे दिया। आज उन दोस्तों को सीखने का यकीनन मौका मिला होगा जिन्होंने आज से पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई AI टूल जो ना कभी यूज़ किया। मेरे हौसले भी जवान है। आप मुझे आज भी कहें कि इस सेशन को इशा तक लेके चलना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि मैं थक नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो सेशन हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, आज का सेशन इस लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये वो सेशन है कि जो 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल्स की समझ लीजिए रूह है, उसकी जान है, सारे काम का निचोड़ है। इस एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग सेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज बाकायदा हमारा 6ठा, और अगर सोशल मीडिया पे देखें तो हमारा ये 5वां सेशन है। फिर भी हम इसका अहाता नहीं कर सके, और कमो बेश अगर मैं इन तमाम औकात कार को यकजा करूं, जमा करूं, तो ये मोर देन 32-33 आवर्स बनते हैं मिनिमम, भी इससे ज़्यादा ही बनता है टाइम। और हमने सिर्फ 5 से 6 स्लाइड्स के ऊपर काम करने की कोशिश की। हम उसको भी कवर नहीं कर सके क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, इतनी इसमें गहराई, इतनी वुसअत है कि आप इसमें गोताजन भी हों तो इसका हम अहाता नहीं कर सकते, इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, इस पर हम अबूर हासिल नहीं कर सकते, इस पर हमारी कमांड नहीं हो सकती। और इसी सिलसिले में जो हमने 4 C's के बाद जो ख़ास तौर पर जो आज का टॉपिक जो हम इसको क्लोजिंग की तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समअप करने की, और मैं उसके चीदा नुकात जो है कोशिश करूँगा उन निकात को हम छेड़ें और उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करें। आज ये हम जितने सेशंस अब तक कर चुके या करेंगे और कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे सामने बैठे हुए असातिज़ा के लिए नहीं, बल्कि जो सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मुझे मुख्तलिफ स्टेशन से, मुख्तलिफ शहरों से हमें प्रिंसिपल्स का और सरबराहान का फ़ीडबैक आता है कि आप हमसे वो स्लाइड शेयर कीजिए, वो कंटेंट शेयर कीजिए। मैं उन्हें बताता हूँ कि ये स्लाइड आप ले लें, मेरे पास सिर्फ गिनती की 5 से 6 स्लाइड्स हैं, और हमारा एक स्लाइड के ऊपर 5 से 6 घंटे गुजरे हैं। मैं फिर भी उसको कवर नहीं कर सका। मैं एक दूसरे से, हम लोग सीखने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। हम उसको किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि हमने उसका सारा कुछ समअप कर लिया या उसके सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए, हरगिज़ नहीं। ये जितना नाकिस इल्म है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, पूरे वीक में आपस में इकट्ठे होते हैं, उसके ड्रिल करते हैं और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको डिस्कस करते हैं। तो ख़ास तौर पर जितने भी असातिज़ा जो मौजूदा दौर में हैं और जो आने वाले कल को पढ़ाना चाहते हैं, जेन ज़ी और आने वाली अल्फ़ा बीटा को, तो उनको ये आज डिजिटलाइजेशन की मेरे समेत जितनी ज़रूरत अब है, इससे पहले नहीं थी। हत्ता के साल कबल भी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है।
अगर हमने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को डिजिटलाइज ना किया, हाइब्रिड मोड पे ना लेकर गए, तो फिर हमारी टीचिंग का स्पैन इंतहाई कम है। और ख़ास तौर पे याद रखिए, मैं रियल टाइम आपको स्टोरी शेयर करूं कि हमारे कलीग मिलने आए, मेरे साथ और दोस्त भी मौजूद थे। उनको एक इदारे में सर्व करते कमोबेश 21 से 22 साल हो गए। फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, बहुत बेज़रर शरीफ-उन-नफ्स आदमी, लेकिन उनको चंद दिन पहले टर्मिनेट कर दिया गया कॉलेज से। उसकी वजह क्या थी कि स्टूडेंट्स आपसे अब सेटिस्फाई नहीं। अब आप सोचिए, ये 21-22 दिन की बात नहीं, चंद घंटों की बात नहीं, ये समझ लीजिए कि आप, ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इतना वक्त गुजारने के बाद अब जेन ज़ी ने उस बंदे को फ्लॉप कर दिया, जबकि वो शख्स जो गवर्नमेंट जॉब तब छोड़कर आया था 2004 से 5 में। वजह क्या थी? टीचिंग के अंदर इनोवेशन नहीं लाए, वहीं स्टैग्नेंट हो गए। जैसे खड़े पानी में फाउल स्मेल आने लग जाती है स्टैग्नेंट वाटर में, यही हमारा टीचिंग के अंदर है। ये 10 से 15 साल तो लोगों ने खूब चूरन बेचा, गलत सलत किताबें, रट्टे वाले सिस्टम, नंबरों वाली मशीनें, पोजीशन की दौड़, लोगों को खूब पागल बनाया। लेकिन दौर हमारे अंदर जो चेंज ला रहा था, वो हम तो उसको बनप नहीं रहे थे, प्रियम्प्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन दीगर ममालिक के अंदर ये चेंजेस आ गई। आखिरकार आकर कोविड के बाद हमारे यहाँ जब चेंज आया, तो हमें अब, हम खाबिदा जो सलाहियतें अब बेदार करने की तरफ हमने अब कोशिश शुरू की कि हम अपने अंदर वो चेंज लाएं, वो डिजिटलाइजेशन लाएं जिसकी तरफ पूरी दुनिया इंटीग्रेट कर रही है, पूरी दुनिया उसके साथ सिंक हो चुकी है। हम अब शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर अब भी नहीं करेंगे तो यही वजह है कि आज ये देखिए, कन्वेंशनल एजुकेशन अपनी मौत मर चुकी। आपको एफएससी में, आईकॉम में, एफए में बच्चे नजर नहीं आ रहे, हर बंदा स्किल की तरफ जा रहा है। तो आज जरूरत इस समर की है कि हम अपने अंदर वो चेंज लाएं और पीयर टू पीयर लर्निंग करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एआई टूल्स के ऊपर कमांड नहीं, मेरे किसी कलीग की है, तो मुझे चाहिए मैं उनके साथ जुड़ के सीखूं। आज हमने क्रिएटिविटी पे भी अगेन बात करनी प्रैक्टिकली, हमने यहां पर कोलैबोरेशन भी देखना, हमने डिजिटलाइजेशन भी देखनी, हमने एआई इंटीग्रेशन भी देखनी, और ये सारी चीजों का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इनको हम यूज कैसे करते हैं, सेफ्टी और ख़ास तौर पर इस चीज़ को बरकरार रखते हुए सेफ यूज़, कि किसी भी तरह कोई चीज़ ऐसी ना हो कि उसमें हमारा जो कंटेंट क्रिएट हम करें वो किसी भी तरह प्लेजरिज्म का हिस्सा हो, चरबासाजी उसके अंदर हो, या उसके अंदर एक ऐसा कंटेंट हो कि जो कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ख़ास तौर पर जिस एजेंडे के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि आज हमने डिजिटल लिटरेसी पे बात करनी है। डिजिटल लिटरेसी 21st सेंचुरी के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्यों ज़रूरी है, ये क्यों मैटर करती है, और ख़ास तौर पर साथ साथ देखेंगे कि डिजिटल लिटरेसी है क्या, जिसकी हम डिस्कशन बार बार करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे सुनते हैं कि यार वो फलां टूल यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करता है, वो कैसा प्रॉम्प्ट देता है। आज प्रॉम्प्ट बैटल भी होगी कि पता लगेगा किस शख्स को अच्छा प्रॉम्प्ट देना आता है कि उससे वो लेक्चर एक अच्छे तरीके से जनरेट करेगा। फिर हम देखेंगे हमारी हायर एजुकेशन के अंदर कितनी रेलेवेंस है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल रिसोर्सेज की। फिर हम देखेंगे साथ अप्लाइज को कैसे कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ जो कि शुरू से शुरू होंगी, और आज का सेशन भी हमारे दीगर सेशंस की तरह रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच पर मबनी होगा। उसमें कोई बुकिश नॉलेज या ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं लेक्चर दे रहा हूं, ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ना ही हमें लंबे लंबे लेक्चर याद करके कोटेशन याद आती हैं। हमें खास तौर पर वो बात करनी है। ये आज के टॉपिक का भी बताऊं मैं, ये भी एआई के मरहूने मिन्नत है। जब मैंने सर्च इंजन पे सर्च किया कि कौन से ऐसे हमारे लूप होल्स हैं कि जो हमें ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें हमारे टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें मुझे सेशन करने चाहिए, ये मुझे एआई नहीं बताया था कि जरूरत आज 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल सिखाने की है कि जो 20 साल, 30 साल, 25 साल से मिलेनियल्स पढ़ा रहे हैं,
जो जेनजी को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अल्फा को पढ़ाना है, बीटा को पढ़ाना है, उनको जरूरत है कि उनको स्किल्स के साथ हम आहंग किया जाए, जोड़ा जाए। हम में से अगर 40-50 लोग हैं, बमुश्किल 3 से 4 लोग होंगे जो इसके बारे में ग्रिप रखते होंगे, जो इसके ऊपर कमांड रखते होंगे, लेकिन हम में से बेशतर वो लोग हैं कि जो इसके बारे में जानते ही नहीं। आज इंशाल्लाह गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज खास तौर पर उर्दू वालों को जरूर मैं साथ साथ शामिल करूंगा ताकि वो इंशाल्लाह इस टूल का हिस्सा बने और वो अपनी क्लास, अपना लेक्चर प्रिपेयर करने से कबल और अपनी क्लास के अंदर इन टूल्स को इंशाल्लाह मंडे से इंप्लीमेंट करेंगे। फिर साथ ही साथ हम रोड मैप और कमिटमेंट पे भी बात करेंगे। इसमें याद रखिएगा, हमने जब बात की थी 21st सेंचुरी स्किल्स की, 4 C's का कॉन्सेप्ट था, जिसमें क्या क्या चीजें थी, क्रिटिकल थिंकिंग थी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। ये 4 C का कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया। आज इन 4 C's को जो ऑपरेट करता है, जिस समझ लीजिए कि हेड ऑफिस से, जिस समझ लीजिए ब्रेन के साथ ये 4 C's आपस में कनेक्ट होते हैं, उसका नाम डिजिटल लिटरेसी है। ये सारी चीजें, ये चारों 4 C's जो जिसे हम कहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं कि अगर आप डिजिटल लिटरेसी नहीं रखते, आपको डिजिटल टूल्स यूज करने नहीं आते। कैसे? देखें, अगर आपके पास एआई सर्च इंजन आपको ऑपरेट ही नहीं करना आता, आप क्रिटिकली उसके कितने एस्पेक्ट्स से उसको रिव्यू करेंगे? दूसरा, आपके पास कम्युनिकेशन, आप तो वही 12 टेंसेस तक महदूद हो गए। आपको आज ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कमांड होनी चाहिए, आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स की एप्लीकेशंस की पहचान होनी चाहिए। ये अगर हमने अपने उस टाइम पर अपने असातिज़ा से नहीं सीखा, आज वो टाइम है कि एआई टूल आपको गाइड करता है कि ये आप इस प्रॉम्प्ट को लगाएं और ये आप चीज़ें जनरेट कर लीजिए। आज कोलैबोरेशन के ऊपर अगर मुझे काम करना है और मुझे अपनी टीम को भी जोड़ना है, तो मेरे पास सर्च इंजन इतने ज़बरदस्त मौजूद हैं जो मुझे अपने काम के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर कोलैबोरेशन के आइडियाज़ दे सकते हैं कि हमने कैसे मिलकर कलेक्टिवली काम करना है, हम कैसे कैसे रोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे अपने ग्रुप फेलोज को पीयर टू पीयर टास्क दे सकते हैं, हम कैसे टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क का मिज़दाक बन सकते हैं। इसी तरह क्रिएटिविटी, हम तखय्युलात की दुनिया में भी चले जाएं, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी किसी ने काम किया हो। ये कैसे पता लगेगा? ये आपको एआई टूल्स बताते हैं कि इसके ऊपर काम फलां शख्स कर चुका है। अब आप प्लेजरिज्म का हिस्सा ना बने, अब आप नए सिरे से इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करें। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चारों टूल्स जिसे हम 4 C's बोलते हैं, ये डिजिटल लिटरेसी के बगैर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं, और कभी भी हम इनके ऊपर काम कर ही नहीं सकते, जिद्दत के साथ इनोवेशन ला ही नहीं सकते, जब तक हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें डिफरेंट टूल्स यूज करने नहीं आते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें कि डिजिटल लिटरेसी हमारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चारों के चारों टूल्स के ऊपर कमांड अगर लेनी है, जो कि बेस है, जो कि 4 पिलर्स हैं, किसके? 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल के, जो आने वाली सदी में हम पढ़ा रहे हैं, जो हमने आगे मुस्तकबिल में करीब में पढ़ाना है, उसको इसके साथ जोड़ने की आज जरूरत जितनी इससे पहले नहीं थी। खास तौर पर अगर ये देखें, आज पूरे सेशन में जिस पर बार बार जिक्र रहेगा, ये याद रखिएगा, देयर आर 5 पिलर्स। ये 5 पिलर्स हैं डिजिटल लिटरेसी के। देयर आर 5 पिलर्स। ये 5 पिलर्स पे बात होगी डिजिटल लिटरेसी के। जिन 5 पिलर्स को हमने बुलाना नहीं, जिन 5 पिलर्स के ऊपर एक्टिविटीज हैं, जिन 5 पिलर्स के ऊपर आज का पूरा सेशन है, जिन 5 पिलर्स के ऊपर 21st सेंचुरी स्किल्स के चारों सी खड़े हुए, जिन 5 पिलर्स के ऊपर हमारी कोलैबोरेशन है, जिन 5 पिलर्स के ऊपर हमारी क्रिएटिविटी है, जिन 5 पिलर्स के ऊपर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीजें, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चारों पिलर, ये 5 पिलर्स पे बेस करेंगी। वो कौन कौन से पिलर्स है? नंबर 1, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहला काम जो हमें कुरान, हमारा दीन सिखाता है कि उसको परखें, उसको एवेल्युएट करें, उसकी जांच पड़ताल करें। ये कैसे होगी? अगर आपको सर्च इंजन यूज करने आएंगे, अगर आपको डिजिटल लिटरेसी होगी, आप उसको एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन आती होगी तो करेंगे ना, प्रॉम्प्ट लिखना आएगा तो करेंगे ना, कमांड लिखनी आएगी तो देंगे उसको। आप अगर आपको कोई
कोई भी हमने एआई टूल दे दिया है, आपको कमांड ही उसकी लिखनी नहीं आती, आपको प्रॉम्प्ट ही टाइप करना नहीं आता, तो डिजिटल लिटरेसी तो आ ही नहीं सकती उसके बगैर। तीसरी बात अगर देखें कंटेंट क्रिएशन, अब आपने अगर फलां टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपको चाहिए, आपने कमांड ठीक देनी तो कंटेंट आना ना। अगर आपको कमांड ही देना नहीं आती तो कंटेंट तो क्रिएट नहीं हो सकता। हम एक ही टॉपिक पे अगर सबको मैं टॉपिक एक ही दूं, हर एक का प्रॉम्प्ट डिफरेंट होगा, आप ये देखेगा कि उसी के अकॉर्डिंगली वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। किसी की बड़ी टू दी पॉइंट होगी, किसी की बड़ी एलैबोरेटेड होगी, किसी की बड़ी प्रिसाइज होगी, किसी की इनकम्प्लीट होगी और किसी की बड़ी एक्सटेंसिव होगी। तो ये तो आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करेगा। फिर इसी तरह हमने वहां पे डिजिटल सेफ्टी और एथिक्स में खास तौर पे हमने इसको सीखना है कि यानी अगर मैं किसी सर्च इंजन को चूज किया है, मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे अपने कंटेंट की सेफ्टी को भी देखना है, मुझे उसकी वहां पर एथिक्स को भी देखना है, मुझे मोरालिटीज को भी देखना है कि जो चीज मैं चूज करने जा रहा हूं क्या वो ह्यूमन एथिक्स के अगेंस्ट तो नहीं, ह्यूमन मोरालिटीज के अगेंस्ट तो नहीं, कि जो चीज हम बच्चों तक डेटा प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो पीडीएफ की फॉर्म में देंगे, जो सॉफ्ट कॉपी देंगे, क्या उसके अंदर ऐसा मटेरियल तो नहीं जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए इस लेवल पर सिक्योर नहीं, सेफ नहीं। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक आज मुझे ये चूज करना था कि मुझे ये यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, लाइट चली जाती है क्लास के अंदर, तो मुझे इसके ऑल्टरनेट कैसे प्लान करना है। मुझे लेक्चर व्हाइट बोर्ड अगर मेरे पास नहीं है, क्लास के अंदर ये चीजें अवेलेबल नहीं है, मार्कर नहीं है, तो मुझे उस टाइम पर कैसे अपनी क्लास को एंगेज करना है, कैसे उनको इन्वॉल्व करना है, कैसे अपना लेक्चर डिलीवर करना है बगैर उन टूल्स और गैजेट्स के जो रवायती तौर पर कन्वेंशनली हम यूज करते हैं, उससे हटकर मुझे अपने लेक्चर को कैसे डिलीवर करना है, अपने बच्चों के लेवल पर कैसे आना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये 5 वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर क्या किसकी इमारत खड़ी हुई है, डिजिटल लिटरेसी की इमारत खड़ी है, जिसके बगैर एक भी काम वो अधूरा है अगर आप इन 5 चीजों के ऊपर कोशिश नहीं करते। मैं कोशिश करूंगा हम 1 बाय 1 तमाम चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें, जिससे हम सीखें इंशाल्लाह कि हम कैसे कैसे अपने आप को डिजिटली हम अपने आप को साउंड नॉलेज गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, क्लास में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी लेक्चर मेथोडोलॉजी इनहैंस कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी टीचिंग के अंदर डिफरेंट एडिशनल एड्स ऐड कर सकते हैं, अपनी टीचिंग को ऐसे खूबसूरत बना सकते हैं कि जो आप सोच सकते हैं कि अगर ये लेक्चर मैं व्हाइट बोर्ड पे मैं इतना अच्छा लिख तो नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स इतने खूबसूरत पराए में परो जाएं, व्हाइट बोर्ड की शेप ही हो, लेकिन उन्हीं को मैं एआई के जरिए ऐसे ऑर्गेनाइज करूं कि वो ऐसे कलरफुल नजर आए कि लिखा भी हाथ से लिखा हो, लेकिन वो हाथ की लिखाई हो बल्कि पांव की ना हो। तो वो कौन देगा आपको? वो एआई देता है, सपोर्ट करता है आपको। और खास तौर पर आज इन तमाम चीजें क्यों मैटर करती हैं? 70% याद रखिएगा तमाम जॉब्स के अंदर अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है, आपका कंप्यूटर के साथ जुड़े होना जरूरी नहीं है, आपका टेक्निकली साउंड होना जरूरी है, आपके पास इसकी स्किल होना जरूरी है। 70% काम ऐसे हैं आज हर सेक्टर में। आप कौन सा सेक्टर कहते हैं जिसमें काम नहीं चलता? आज एजुकेशन में देख लीजिए, अगर मुझे और आपको जूम यूज करना है, मुझे और आपको गूगल क्लासरूम यूज करना है, मुझे और आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करना है, तो मुझे डिजिटल लिटरेसी के बगैर तो मुमकिन ही नहीं ना है। इसी तरह अगर आज देखें हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप थ्योरेटिकली जो बुक हमें दी है साथ ही साथ डिजिटली कुछ ऐसी वीडियोस बताएं, दिखाएं, जो बच्चे हमारे विजुअल कैटेगरी में आते हैं, जो देखकर सीखना चाहते हैं, 3D देखना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, आपकी स्लाइड्स प्रॉपर बनी हो वो देखना चाहते हैं। क्यों? अब वो बच्चा आपसे और मेरे टाइम पर वो सपोज करके जो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी, सपोज कर लीजिए ऐसे है, मैथ वाले सारी जिंदगी आंसर एक्सरसाइज वाला निकालते आए, सपोज कर लीजिए ऐसे ही इसका आंसर ऐसे आएगा। रीजन क्या थी नहीं पता, आज बच्चा आपको वाई का आंसर पूछता है। आज वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगा कि आज बरजीत साहब ये कहें आंसर ऐसे बेटे आना, बस इसकी रीजन ऐसे ही है, फॉर्मूला ऐसे ही मोल्ड होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कैसे मोल्ड होगा। आपको नॉर एंड नैंड गेट्स जो सारी जिंदगी फिजिक्स वाले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर पढ़ाते आए कि बेटे ऐसे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, सारा वो हवा से इशारे रहे, बोर्ड पे डायग्राम बनाकर मुनीर साहब ने लेक्चर दे दिया, हरगिज नहीं। अब आपको वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस साबित करना पड़ेगी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती। अब आपको बताना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस क्या है।
अब केमिस्ट्री में आपको बताना पड़ेगा मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको साबित करना पड़ेगा टाइट्रेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, आपको बताना पड़ेगा बोरेक्स बीट टेस्ट की केमिस्ट्री कैसे हम यहाँ पे बनती है, तो कैसे बोरेक्स टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, आपको बायोलॉजिकली बताना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस का स्टेप कैसे मुकम्मल हुआ, क्या चेंजेस आती हैं, आपको एनिमेशन यहाँ पे लानी पड़ेगी, गेमिंग जोन दिखाने पड़ेंगे, सिमुलेशंस दिखानी पड़ेंगी, फिर जाके बच्चा आपको मानेगा, गेमिफिकेशन पे लेके जाना पड़ेगा। अब वो बोर्ड पे आपकी डायग्राम से इंस्पायर्ड नहीं होगा क्योंकि वो देख कर आ रहा है। अगर आप नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, वो तो सर्च करके आएगा, अगले दिन वो आपको क्वेश्चन में फंसा देगा, वो आपको फेल कर देगा। इसी तरह अगर आप ये देखें, नंबर 1 जो चीज है, याद रखिएगा, नंबर 1 यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहां पर क्रिटिकली आपको जो चीजें आप डिजिटली, जो बंदा साउंड होता है, डिजिटली बंदा जिसके पास डिजिटली नॉलेज होता है, याद रखिएगा कि वो हज़ारों लोग भी अंदर हों, एक बंदे के पास ये स्किल हो। जैसे आप ये देखिए, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ या टास्क देते हैं ना, तो उसमें शहजाद साहब कहीं ना कहीं बात करते करते मोबाइल में से ला के वो आंसर सामने ले आते हैं। वजह क्या है? स्मार्ट वर्क। हम सोच रहे होते हैं आप पैसे लिखें, आप पैसे लिखें, आप पैसे लिखें, वो कहीं ना मोबाइल के बहाने इमरजेंसी मैसेज कर रहा हूँ, किसी को कॉल कर रहा हूँ, ढूंढ के ला के सामने रख देते हैं, आज फंसाऊंगा, आज करो, आज मोबाइल यूज़ करो, ढूंढो। आज कंप्यूटर वाले हर ग्रुप का हिस्सा होंगे, लेकिन वो सिर्फ बैसाखियाँ होंगी, वो लीड नहीं करेंगे। लीड साइंसेज और लिटरेचर के लोग जो हर ग्रुप में हैं, जिनका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है, वो करेंगे। आज पहली एक्टिविटी हम अभी करने जा रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम चैलेंज है जी। पहला जो हमारा आज का जो चैलेंज है, जो एक्टिविटी है, डिजिटल क्लासरूम चैलेंज है। मैं 4 टॉपिक्स दे रहा हूँ चारों ग्रुप्स को। ग्रुप 1 का टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्रुप 2 का है न्यूटन्स लॉ, ग्रुप 3 का है सेल डिवीजन, ग्रुप 4 का है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपके पास 10 मिनट हैं इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। ग्रुप में 3 मिनट्स में एक एक ग्रुप आकर प्रेजेंट करेगा, और प्रेजेंट आज के जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, जो आज का सेशन है, मुझे उस लिहाज से यहाँ प्रेजेंटेशन चाहिए। हमारा लैपटॉप यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, हर ग्रुप का लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट होगा, वो इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आकर 3 मिनट में, इसमें क्या चीज़ देखी जाएगी? AI इंटीग्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। आपने आकर यहां पर हमें वो प्रेजेंट करना है कि देखें चारों टॉपिक्स चारों हाउसेस के पास हैं, चारों ग्रुप्स के पास हैं, 1 बाय 1 वो आएंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, पीपीटीज में, व्हाट्सोएवर, इट्स अप टू यू। टाइम स्टार्ट्स। जी, हम लोगों ने जो 5 पिलर्स डिस्कस किए आज डिजिटल लिटरेसी पर, 5 पिलर से प्रैक्टिस की तरफ अब सफ़र, जो हमने पहली एक्टिविटी थी डिजिटल क्लासरूम चैलेंज, उसी सिलसिले की पहली कड़ी जो अब तैयारी हो चुकी है, और इनको 4 हमने ग्रुप्स को 4 टॉपिक्स दिए। अभी हमारे सामने पहला ग्रुप यानी ग्रुप 1 अपनी एक्टिविटी जो उसने तैयार की, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, उसमें आप टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, आप उसमें AI इंटीग्रेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, क्रिएटिविटी देखेंगे, और वो कैसे अपने जो टॉपिक को या लेक्चर को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर पता लगेगा कि किसका लेक्चर या किसका टॉपिक जो है वो बेहतरीन टॉपिक या बेहतरीन लेक्चर है। जी अभी हमारे सामने प्रेजेंट करेगा ग्रुप 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टॉपिक इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की 2-3 टाइप्स होती हैं, जिनमें से बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लैरिटी मांगती है। अब आप देखें, अगर इसको नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा प्लीज़। इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है, मिस आयशा ज़रा बोलिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है? सर, इसकी डेफिनेशन आती है द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेजेस विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल्स। हम अपने इदारे की मिसाल ले लेते हैं। सर ने हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई मैसेज हमारे साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो ऑब्वियसली अब इसका व्हाट्सएप का वो सहारा लेते हैं या ईमेल का सहारा लेते हैं। इसी तरह से जब सर गुफ्तगू कर रहे होते हैं बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
तो उनका जो है वो डेफिनेटली ईमेल बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की होती है, एक दो मैंने देखी भी हैं, वो हाईली इफेक्टिव होती हैं, हालांकि उसमें वर्बल नहीं है, वो रिटन फॉर्म में होती है। व्हाई इट मैटर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ ऑपरेशंस। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ ऑपरेशंस चल रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अगर उसके ऑपरेशन स्मूथ नहीं है, इवन एसी भी बंद है, लाइट चली गई है, तो आप नहीं कर सकते। तो आपकी कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे, आप देखिए कि आपके स्मूथ ऑपरेशंस, अगर आप अपनी बात सही तौर पर समझा ही नहीं पाए तो आपके ऑपरेशंस वहाँ पे स्टॉप होंगे। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में हमारे पास डेफिनेटली एक अच्छी गुफ्तगू ही अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करती है। बेटर डिसीजन, डेफिनेटली ये तो डिसीजंस जो हैं वो होते ही एक अच्छी कम्युनिकेशन के तौर पर हैं। बताइएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कितनी है? 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ऑरल बोल के, रिटन लिख के, और नॉन वर्बल हमारे जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये इसको भी हम नहीं निकाल सकते। आप देखिए वो क्लियर है, कंसाइज है, कंक्रीट है, करेक्ट, कंप्लीट, कोहेरेंस एंड कर्टियस। इसमें सारे के सारे देखें एंड जाके कर्टियस पे हो रहा है। ये एक बड़ी प्यारी बात है जो कि लैंग्वेज के अंदर जो खूबसूरती है कि ये कर्टियस होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आइएगा प्लीज जी। ये बैरियर्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं जिनको हमने अबूर करना है। देखिए पहला बैरियर, लैंग्वेज एंड जॉर्गन डिफरेंस। जी बेटा, इसका क्या? इसको ओवरकम करने के लिए सिंपल वोकैबुलरी यूज करें। यस, अगर नॉइज, पुअर चैनल चॉइस है आपकी तो क्या करें? तो राइट चैनल यूज करें ना। कल्चरल और परसेप्शन गैप्स हैं तो क्या करें? एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करें। अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है तो क्या करें? मैसेजेस को शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड रखें। थैंक यू वेरी मच जी। अब ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 अपना टॉपिक प्रेजेंट करेगा। हम देखेंगे कि ये कितना एआई इंटीग्रेटेड है, इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं, इन्होंने कोई ये तो नहीं किया कि क्लिप काट के यहाँ पे लगा दिए हो, ये खुद क्रिएट किया या नहीं किया। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर सारे बैठे हैं, वो इसको नोट भी करेंगे। और अब ये जान लीजिए कि अगर आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये टॉपिक, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका 100 में से 0.1% जो है ना, थोड़ा सा धक्के खा के इसका आइडिया है, तो उस ग्रुप के मार्क्स माइनस होंगे कि जो समझ लीजिए कि कट पे से काम लेंगे, जो उमूमी तौर पर क्लासेस में हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर आज खालिसतन हमने यूटिलाइज़ करना है एआई टूल्स को, गैजेट्स को। अभी बारी है जी ग्रुप 2 की, सो वार्म वेलकम ग्रुप 2। जी, टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के टोटल 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहेगी मैं रेस्ट पे रहूँ। ऑन कीजिएगा इस वीडियो को। तो ये एनिमेटेड वीडियो है कि आप देखें। तो फर्स्ट लॉ हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अकॉर्डिंग जी। तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एक बॉल की एग्जांपल है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की गई तो इसने मूव करना शुरू कर दिया। सेकंड एग्जांपल आप अपनी चेयर की भी ले सकते हैं कि जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो आपका वेट एक एक्शन के तौर पे काम कर रहा है, वो एक्शन फोर्स है, और रिएक्शन पे जो चेयर है वो एक नॉर्मल फोर्स, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है आपकी बॉडी पे, तो इसलिए आप रेस्ट पे हैं। अगर अदरवाइज अगर ये चेयर अगर टूट जाए किसी वजह से तो जो नॉर्मल फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप रेस्ट पर नहीं रहेंगे बल्कि आप ज़मीन पे नीचे गिर जाएंगे। तो ये फर्स्ट लॉ जो है वो हमारा यहाँ पे कवर हुआ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है, और पैदा होने वाला एक्सेलरेशन फोर्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड मास के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि वेलोसिटी में चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसमें वेलोसिटी में चेंज भी कम आएगा, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मास, और फोर्स सिंपल केस है वो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसकी जो लॉ है उसको हम थर्ड लॉ बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन दी डायरेक्शन। अब इसकी एग्जांपल आप रॉकेट की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप रॉकेट की एग्जांपल देखें तो जब गैसेस बर्न होती हैं इग्निशन के बाद, तो गैसेस का नीचे की तरफ निकलना, आउटवर्ड निकलना, वो एक्शन है। तो रिएक्शन में जो रॉकेट है वो किस तरफ मूव करता है? अपवर्ड मूव करता है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें आप बैलून की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप एक बैलून के अंदर एयर को फिल करें और जैसे आप बैलून का जो ओपन एरिया है वो जैसे आप रिलीज करेंगे उसको, तो गैसें नीचे की तरफ निकलेंगी, तो रिएक्शन में बैलून किधर मूव करेगा, उसके ऑपोजिट मूव करेगा। तो थर्ड एक और एग्जांपल आप गौर कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट लॉ आपको एक्सप्लेन किया वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही था कि एक्शन जो है वो आपका वेट एक्शन है और रिएक्शन में जो है वो आपके नॉर्मल फोर्स ऐड कर रही है। इसके अलावा अगर आप क्लैपिंग करते हैं, सब लोग अगर दोनों हाथों को तेजी जो है वो क्लैप करें, तो हर एक्शन का रिएक्शन है दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। तो ये हमारे थे 3 लॉज। अगर आप इसको कवर अप करना चाहें एक ही पिक्चर के अंदर तीनों लॉज को, तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन भी कहते हैं। जी ये तो था ग्रुप 2, और अब हमारा प्रेजेंट करेगा ग्रुप 4, उसके बाद ग्रुप 3 की बारी। और इन चारों का इंशाल्लाह जहाँ जहाँ थोड़े बहुत फ्लॉज थे वो इंशाल्लाह मिनट पर उसको सम अप ज़रूर करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव करें। इस वक्त बारी है जी हमारा ग्रुप 4, वन एंड ओनली शिजी ग्रुप। To talk about one of the important events in the history of mankind, and that is French Revolution. Actually, this is the first actual human revolution in the history of mankind. So it was in 1789 to 1799, a struggle for liberty, equality and fraternity that changed the world. So next please. Causes of French Revolution. हर रेवोल्यूशन के पीछे वही कॉजेज़ होते हैं जो आजकल हमारे मुल्क में है और हमारे जैसे मुल्कों में है। सोशल इनक्वालिटी थी, 3 हिस्से थे सोसाइटी के, इनमें से एक फर्स्ट स्टेट थी जिसे क्लार्जी कहते हैं, यानी पादरी और मजहबी लोग, और ये जो लोग थे ये टोटल सोसाइटी का 1% थे और पूरी सोसाइटी का तकरीबन 40% इनके पास था, जिसमें लैंड मौजूद थी, पैसा मौजूद था। सेकंड स्टेट नोबिलिटी थी, इनके पास 90% से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा जो लैंड है और रिसोर्सेज है इनके पास थी। और आखिर में आ जाती थी थर्ड स्टेट, जिसमें थे स्टूडेंट, जिसमें थे लॉयर्स, जिसमें थे छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग, जैसे हमारे मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है। सबसे पिसा हुआ तबका ये था और इन्हीं की वजह से रेवोल्यूशन आया, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द बोर्जुआज। जी नेक्स्ट कीजिएगा। मेजर इवेंट्स क्या हुए? 14 जुलाई 1799 में बेस्टाइल स्टॉर्मिंग हुई। बेस्टाइल इज़ इन फैक्ट जिसे हम महल कहते हैं बादशाह का, लुई 16 का। ये इस पर हमला किया गया, जनता ने, आम पब्लिक ने हमला किया, जिसके अंदर पूरी फैमिली को जो है वो होस्टेज किया गया और फिर उसको मारा गया, क्योंकि पब्लिक जो है वो थक गई थी गुर्बत के हाथों, इनइक्वालिटी के हाथों। और 26 अगस्त 1799 में डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन हुआ और तमाम राइट जो हैं वो बराबर हो गए तमाम फ्रेंच के। 5 और 6 अक्टूबर को विमेन मार्च हुआ और विमेन मार्च जो है वो वर्सेलिस तक हुआ, और जहाँ पर ब्रेड एंड जस्टिस के लिए डिमांड की गई, जहाँ पर मशहूर ज़माना मलका ने कहा था अगर इनको रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, तो ये ब्रेड खाएँ और बटर खाएँ, और उसी वजह से इनकलाब फिर आगे लेकर आया। नेक्स्ट प्लीज़ जाइएगा। मेजर इवेंट में 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया, फिर रिपब्लिक डिक्लेयर हुई, फ्रांस पहली मरतबा बादशाहत ख़त्म हुई और अवाम की हुकूमत आई, और रीन ऑफ टेरर, उसके बाद कत्लो गारत शुरू हुई। और जैसा कि छोटे मुल्क में होता है, इनकलाब जो है वो बादशाहत से होता हुआ डिक्टेटर्स के हाथ आया, और नेपोलियन जो है उसकी हुकूमत आई, और नेपोलियन ने फिर डिक्टेटरशिप की एक नई किस्म पैदा की। जैसे कि हमारे मुल्कों में इनकलाब आते आते डिक्टेटर्स आ जाते हैं। ये 4 लोग थे जो कि इंटेलेक्चुअल्स थे, इस इनकलाब के पीछे थे, जिनमें एक नेक्स्ट कीजिएगा वॉल्टेयर था, जिनमें रूसो था, जिसमें, और लास्ट पे जाइएगा प्लीज़। रिजल्ट्स क्या हुए? इंसानों को हुकूक मिले, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? आज दुनिया में जितने भी इनकलाब है, रशियन रेवोल्यूशन से लेकर ईरानियन रेवोल्यूशन तक, वो सब के सब रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले हैं। आज जो इंडिया के अंदर कॉकरोच पार्टी आपको बाहर निकलती हुई बच्चों की नज़र आ रही है, उसके पीछे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दैट इज़ डिमांडिंग, प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। थैंक यू वेरी मच। जी ये तो था हमारा टीचर्स का ग्रुप 4 जो शिजी ग्रुप था, उन्होंने प्रेजेंट किया माशाल्लाह। अब बारी है ग्रुप 3 जो जिनका टॉपिक है सेल डिवीजन, यानी जिनका ताल्लुक शोबा जो है वो बायोलॉजी या जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं,
और अभी यकीनन बड़ी तैयारी में है वो लोग। देखते हैं कि इंशाल्लाह इन चारों ग्रुप्स में से तैयारी किसकी बेहतर है और इनमें से प्रेजेंटर कौन है जी। वेलकम कीजिएगा जी ग्रुप 3। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन और उसकी टाइप्स। बेसिकली सेल डिवीजन क्या होता है कि इसमें हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो किस तरह डिवाइड करते हैं और एक सेल से नए सेल्स किस तरह बनते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम करें तो हम इसको ये कहते हैं कि सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, यानी जिसमें जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं सेल डिवीजन। और इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो सेल डिवीजन के ज़रिए क्या होता है हमारी बॉडी में जो ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज इश्यूज़ और रिप्रोडक्शन, ये बेसिक, इसके अलावा भी इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये बेसिक 3 जो चीज़ें वो हैं कि जो बहुत ज़्यादा इसके थ्रू होती हैं। अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप्स है जिसके ज़रिए क्या होता है आइडेंटिकल सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। लाइक जो पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है बिल्कुल उसी तरह के आगे डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे होती है मियोसिस। इसमें ये होता है कि जो पेरेंट सेल डिवाइड होकर जो न्यू सेल्स बनाते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें की पॉइंट जो सेल डिवीजन के हैं तो इसमें 3 पहले नंबर 1 इसकी फेज होती है इंटरफेज, और इंटरफेज के 3 की पॉइंट है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 को हम ये भी कहते हैं प्रिपरेटरी फेज है। इसमें इस तरह होता है कि जो सेल को डिवाइड होने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह, वो इस स्टेज में बनती हैं। और नंबर 2 पे है S फेज। इसमें ये होता है कि सेल सबसे अहम प्रोसेस यानी जो पहले से मौजूद DNA होता है उसकी कॉपी बनती है, एक क्रोमोसोम से यानी 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और तीसरे नंबर पे क्या होता है G2 फेज। इसमें ये क्या होता है कि G2 फेज में वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं आगे सेल को डिवाइड होने के लिए वो बनती हैं। और यहाँ पर एक बात याद है, एक फेज ये भी होती है जो जिसका जिक्र है G0 फेज। बाद सेल ऐसे होते हैं कि जो एक दफ़ा बन जाए बॉडी में और वो आगे डिवाइड होना बंद कर देते हैं, तो वो सेल G0 फेज में चले जाते हैं। ठीक है, लाइक जो हमारे आई सेल हैं और न्यूरॉन्स के कुछ सेल्स होते हैं। आगे सर, अब यहाँ पर माइटोसिस की जो मेन 4 फेजेस हैं वो बताई गई हैं। सबसे पहले प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि सेल क्या करता है अपने आप को, यानी जो DNA क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका था, अब यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें नजर आना दिखाई देते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो बने वो अपने अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं और अपोजिट पोल पे जाके और उनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमने जो पहला हमारा आज का जो सेशन की एक बाकायदा एक्टिविटी थी वो मरना मुकम्मल हुआ पहला हमारा। उसमें ये था कि हमने जब एक डिजिटल क्लासरूम चैलेंज दिया कि आपने वो टॉपिक को प्रिपेयर करना है और उसको प्रेजेंट करना है 3 मिनट्स के अंदर। हमने जब ग्रुप 1 को टास्क दिया तो जिनका जो टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन था उन्होंने थ्योरेटिकली उसको अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन चाहिए ये था कि आप उसको एनिमेटेड वीडियोस दिखाते साथ। दूसरा साथ बिज़नेस कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को आप तस्वीर के थ्रू आप लोगों को आसानी करते, देखने वाले एक नज़र में एक झलक में पता लग जाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ी सी उसमें कमी ये नज़र आई कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल स्लाइड्स थी, टेबल्स थे, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, मुतासिर कुन नहीं था जितना वो किया जा सकता था। वो बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि हर बंदे की ज़रूरत है कि उसको इस वक्त कम्युनिकेशन जो है ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिकेशन का पता होना ज़रूरी है। जब हमारा सेकंड ग्रुप आया, सेकंड ग्रुप ने AI इंटीग्रेशन सुपर्ब, सब कुछ बहुत आला था। कहाँ गलती हुई, यहाँ से जो उनकी वीडियो चल रही थी यहाँ से प्रेजेंटर उनका भी कहीं पीछे है और वो वीडियो आगे सेकंड लॉ पे मूव कर चुकी है और वो चलती जा रही, सिंक नहीं हो रहा था, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन था। प्रेजेंटर बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा है लेकिन जिस जगह पर सेकंड लॉ स्टार्ट हो गया था वहाँ से वो फर्स्ट लॉ को सम अप नहीं कर सका, जबकि उनके टूल्स, कम्युनिकेशन, ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशन सबसे आला थी। इस हवाले से 3D वीडियो हर चीज़ बहुत आला थी।
जबकि अगर हम बात करें हमारे ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 ने जो प्रेजेंट किया वो उनका टॉपिक सेल डिवीजन था। उसके अंदर आपका स्टार्ट, आप अगर एक पेज पे सिर्फ डेफिनेशन, एक पेज पे सिर्फ वो तो बुक में भी लिखा हुआ है। हम आपको देखना ये चाहते हैं कि आप लोग कितना एआई को यूज करते हुए अपने पढ़ाने में निखार पैदा करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर के टीचर का साथ होना जरूरी नहीं है। मैंने स्टार्ट ये लिया कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस नहीं है, मैंने फॉर्म डी के आखिरी सेमेस्टर में पढ़ा कहीं, या मैंने फॉर्म डी के शुरू या दूसरे तीसरे सेमेस्टर में कंप्यूटर बहुत थोड़ा पढ़ा है, मेरा ही सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए तैयार होना जरूरी है। अब वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई अगर कंप्यूटर का बंदा नहीं था तो इसलिए हम तैयार नहीं कर सके। इतनी जबरदस्त सेल डिवीजन की वीडियोस आप दिखा सकते थे, एनिमेटेड वीडियोस, और खास तौर पर आप एक डायग्राम के अंदर फ्लो चार्ट में पूरा लेक्चर प्रेजेंट कर सकते थे, जो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट किया करते थे। यहां पर कमी थी कोऑर्डिनेशन की, यहां पे कमी थी एआई इंटीग्रेशन की, यहां पे कमी थी लेक्चर को सम अप करने की, जो एक पेज पर आ सकता था और बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो सकता था। इसी तरह जब ग्रुप 4 में हम आए तो शहजाद शिजी साहब ने टॉपिक को प्रेजेंट, कम्युनिकेशन बहुत आला, कोलैबोरेशन बहुत आला, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने वहाँ पर तस्वीर दिखाई और उसको सिंक किया फ्लो चार्ट्स में, पैरामिड्स की फॉर्म में, दैट वाज सुपर्ब। हाँ, उसको वो और कैसे बेहतर कर सकते थे, वो फ्लो चार्ट्स में सीरीज में अगर उसको और ऐड ऑन करते कि यहाँ से ही, जैसे उन्होंने ईयर्स बताए उसके अंदर, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था सिखाने के लिए। मैं समझता हूँ कि एनिमेटेड वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ग्रुप 2 का पहला नंबर है और ग्रुप 4 का जो है वो सेकंड नंबर है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। अब चूंकि हम आज के इस सेशन में हम पिलर्स टू प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, जो 5 पिलर जहां से हमने स्टार्ट लिया था उसकी प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना, परखना, जांचना, और उसके बाद उसको जो इंफॉर्मेशन आपके पास आए उसको इंटरप्रेट करना। इसी सिलसिले में मैं आपको एक और ग्रुप को टास्क देने जा रहा हूं, जो चारों ग्रुप्स के पास, ग्रुप 1 और ग्रुप 3, ग्रुप 2 और ग्रुप 4, इनके टास्क में ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं। उसमें क्या है कि ये हमारा जो चैलेंज है ये कैनवा पोस्टर चैलेंज है, कैनवा पोस्टर चैलेंज है। ग्रुप 1 और ग्रुप 3 जो हमारा बनाएगा वो डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर हमें चैलेंज एक्टिविटी ड्रॉ करके दिखाएगा, जबकि ग्रुप 2 और ग्रुप 4 रिस्पॉन्सिबल एआई यूज, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, इसके ऊपर आपके पास टाइम है और ये आप हमें 10 मिनट के अंदर तैयार करके आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कि हमने इसको, इस टॉपिक को कैसे समराइज किया है, किसको यूज करते हुए, कैनवा को यूज करते हुए, और टूल इसमें यूज नहीं होगा। पिछली जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें थोड़ा सा मसला ये भी था कि हमने जो टूल्स यूज किए, हमने जो सबसे बड़ी गलती है, हमें नकल के लिए थोड़ी सी कहते हैं अकल की जरूरत होनी चाहिए। वहां से आपने उनके आइकॉन रिमूव करने, वहां से आपने उनकी वर्डिंग को एडिट करना है। आप एज इट इज जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो बच्चा देख के फौरी तौर पे कहता है कि ये फलां जो है ये एआई सर्च इंजन से ना इन्होंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जी, हमारी एक एक्टिविटी थी कि जिसमें हमने कैनवा पोस्टर चैलेंज था, चारों हाउसेस को दिया गया। फर्स्ट हाउस और थर्ड का जो था, यानी फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप का, वो ये था कि उन्होंने डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर जो था वो पोस्टर ड्रॉ करना था, बनाना था, और वो भी कैनवा से। जबकि मुझे अंदाज़ा है कि लोगों ने मुख्तलिफ टूल से हेल्प लेकर उसको कैनवा में एडिटेबल बनाया है, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तानी कौम हो और चरबासाजी या 2 नंबरी या 10 नंबरी का रास्ता ना अपनाए, ये हो नहीं सकता। उसके बावजूद अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर ये हमारे सामने है जी हमारे ग्रुप 1 का, और वो है हमारे सामने ग्रुप 3 का। तो जो हमारे दूसरे 2 ग्रुप्स बैठे हैं, जो मैं 1 बाय 1 पूछूंगा वो इसके बारे में राय देंगे कि किसका पोस्टर जो है वो टेक्निकली प्रेजेंटेबल है और अप्रोप्रिएट है। ये चैट जीपीटी से फिर बरास्ता चैट जीपीटी कैनवा में आया, इसलिए इसको जो है यहाँ पे मामला है, लेकिन ये प्योरली जो है वो कैनवा से बना है जी। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो सेकंड था ऑप्शन, उसमें ये था
कि रिस्पॉन्सिबल जो था उसमें AI यूज़ जो था वो हाउस 2 यानी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 का था उसमें। अब वो दोनों का इसमें दिखाते हैं कि इसमें यहाँ पर दोनों ने जो है वो कौन सी इस मामले में एफ़र्ट की है, वो नज़र आएगी भी आपके सामने स्क्रीन पर। जी इस वक्त अब हमारे सामने जो दूसरा टॉपिक जो हमने दिया था इनको दिया था कैनवा चैलेंज पोस्टर चैलेंज में, जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 ने उसको प्रेजेंट किया, रिस्पॉन्सिबल AI यूज़, जिसमें इन दोनों ने जो है वो प्रेजेंट किया है। एक हाउस ने या एक ग्रुप ने उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है, दूसरे ने थ्रू जो है वो उसको पोस्टर प्रेजेंट किया है। शीजी भाई और इन दोनों हाउसेस की, इन दोनों ग्रुप्स की एफर्ट बहुत आला। अच्छा जी, अब मेरे पास पिक एंड चूज एक क्विज है 1 मिनट टेक टीचर, यानी हर हाउस से मैं एक एक बंदा बुलाऊंगा, जो वो चूज करेगा उसके ऊपर उसको बताना होगा 1 मिनट के अंदर कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसकी अफादियत क्या है। और ये पिक एंड चूज 1 मिनट टेक टीचर, और हम इसका आगाज करेंगे हाउस नंबर 4 से, ग्रुप नंबर 4 से। और यहाँ पर मैं मुल्तमिस हूँ ज़िया मलिक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। जी ज़िया साहब इसमें से चुन लीजिए। कैमरे के सामने खोल। जी कैमरे के सामने खोल। जी ज़िया मलिक साहब अभी बताएंगे कि गूगल क्लासरूम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका यूज़ क्या है। 1 मिनट 1 मिनट 1 टेक टीचर। सर मुझे पता ही नहीं। दोस्तों जो भी आता है। दोस्तों मुझे गूगल की क्लासरूम का बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये कंप्यूटर का जो है ना नहीं पता, मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया। और टॉपिक अगर कोई स्पोर्ट्स का आप चूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह। ज़िया साहब की जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने ये माना कि मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ और मुझे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। आज देखिए इसी चीज़ के लिए तो हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब आप पीयर टू पीयर लर्निंग में आप ग्रुप से सीखें, दोस्तों से सीखें, तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं ग्रुप 3 से मैं एक मेंबर बुलाऊंगा जो इसको चूज़ करेंगे और वो बताएंगे कि ये जो है इसका यूज़ जो है वो क्या है डेली लाइफ में। हसीब गिलानी। मेरा आज ख़ास तौर पर वो लोग टारगेट होंगे जो हमेशा मुख्फी तौर पर पीछे पीछे रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, लकीली इनका टॉपिक भी वही है जो वैसे हम पढ़ाते भी हैं क्लासेस में। जी गिलानी साहब, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर 1 मिनट आपके पास। जी माइक्रोसॉफ्ट टीम के हवाले तो सबसे पहले तो हमें जो फैसिलिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि इंटरनेट फैसिलिटी जो है जिस एरिया में हो वहाँ पर तो हम इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, अगर नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें इन चीज़ों का बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ करना पड़ जाता है तो फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के तौर पे क्लास को इंगेज करना है, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करना है, इमेजेस को यूज़ करना है, या अपनी स्लाइड्स को जो है इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनका ध्यान वो हमेशा जो है वो वीडियोज़ और हमारे लेक्चर की तरफ रहे, और आवाज़ का जो है वो उतार चढ़ाव हमारा जो हमारे क्लास को कंट्रोल करता है। चूँकि हम कन्वेंशनल क्लासरूम में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए से जो है हम क्लास को इंगेज कर रहे हैं, इस वजह से अपनी जो आवाज़ को जो है वो इस तरीके से कंट्रोल करना है कि हमने चले। थैंक यू सो मच। आप कितने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आप यूज़ भी करते हैं क्लासेस के अंदर, तो आपको यहीं से पता लग गया कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं इसका काम क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसका लॉगिन कैसे है, ये पेड है, ये अनपेड है, इसमें लेक्चर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर होती कि नहीं होती, ये टेक्निकल चीज़ें वो अभी तक बताने में कासिर रहे। यानी इसी चीज़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक सेशन नहीं, इसके ऊपर 100 सेशन भी हों, हमारी कौम मिनहसुल कौम हम जितना इसमें पीछे हैं ना तो हक अदा नहीं होता। तो अब बारी है हमारा जो एक ग्रुप इसमें थर्ड हो गया, अब सेकंड ग्रुप में से जो है हम चूज़ करेंगे कि जो यहाँ पर आएंगे और इसका यूज़ बताएंगे हाफिज़ अब्दुल गनी। कैनवा के ऊपर हाफिज़ अब्दुल गनी बताएंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या अफादियत है, वो क्या चीज़ें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है मेरा वो कैनवा के हवाले से। कैनवा हमारा एक ऐसा टूल है या हमारी एक ऐसी ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप आई स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा के अंदर आपको बाकायदा साइन अप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप वैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी पोस्ट आप वैसे भी अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप उसको भी एडिटेबल फाइल उसमें बना सकते हैं। उसके अंदर फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज किया जा सकता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया जा सकता है, उसके कलर इफेक्ट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो ये बाकायदा हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मुकम्मल एडिटिंग की जा सकती है सिर्फ फ़ोटो के लिहाज से। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं होती, सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग होती है। तो ये मुकम्मल हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। जी, हाफिज़ अब्दुल गनी आरिफ ने काफ़ी बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसको और बेहतर अंदाज से मुकम्मल किया जा सकता था कि इसमें हमने प्रॉम्प्ट कैसे देना, इसके हमने जो इसके ट्रबल शूटर कैसे बनना, और अगर ये इसमें इशू आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना, ये टेक्निकलिटीज़ चूँकि अभी हमने एक्टिविटी की ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के मुकाबले में जो है वो बेहतर इसमें प्रेजेंट किया। अब बारी है हमारे ग्रुप 1 की। मोहम्मद नदीम उस्मान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आए। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। उर्दू शायरी। जी, ये पावर पॉइंट AI के ऊपर नदीम साहब बात करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर पॉइंट पर सबसे अहम चीज़ जो है वो हम टीचर इस्तेमाल करते हैं, उस पर अपनी हम स्लाइड्स वगैरह जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे आज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, तो वो तमाम स्लाइड्स जो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या हम कहीं प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम पावर पॉइंट पे जो है वो दिखा सकते हैं। ना सिर्फ दिखा सकते हैं बल्कि बच्चों को इस पर थोड़ा काम भी हम ज़्यादा करवा सकते हैं। इससे आसानी ये होती है कि आपको बोलना भी कम पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया। जी, ये हालांकि 1 मिनट 1 टेक टीचर था नदीम उस्मान साहब का। चूँकि वैसे तो अगर फसाद तो बलागत बहुत है, इस मामले में मुझे पता था कहाँ तक चलना है इन्होंने लेकिन फिर भी नदीम साहब ने कोशिश की। हमेशा याद रखें, जब भी AI टूल्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, आपने सबसे पहले बताना है आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे उसको। नंबर 2, उसको कमांड कैसे देते हैं। नंबर 3, उसको आपने डिज़ाइन कैसे करना है, आपने उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, आप उसको कमांड के साथ साथ आप उसको फिनिशिंग के बाद प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन 4-5 मराहिल के बाद आप किसी भी टूल को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिर भी तमाम दोस्तों ने जो बेहतरीन काविश की, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब अगली एक्टिविटी इम्पॉसिबल क्लासरूम है, और चारों हाउसेस के पास, चारों ग्रुप्स के पास मैं एक एक चैलेंज देने जा रहा हूं, जिसको आपने प्रेजेंटेशन की सूरत में मुझे यहां प्रेजेंट करके देना है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, किसी ग्रुप की ताखीर की सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, आज तक के सेशन में जिसने सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह जो ग्रुप, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मेरी तरफ से पर्सनली कैश प्राइज इनाम होगा, जो आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज विन करेगा। जी, इम्पॉसिबल क्लासरूम जो आज की हमारी एक्टिविटी 4 है, ग्रुप 1 का टॉपिक है इफ प्रोजेक्टर सडनली स्टॉप्स वर्किंग। यानी अगर ड्यूरिंग क्लासरूम के दौरान अगर प्रोजेक्टर आपका अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या करेंगे आप। ग्रुप 2, हाफ ऑफ द क्लास फॉरगॉट बुक्स। ग्रुप 2 का ये क्या टॉपिक है कि आधी क्लास किताबें ही भूल आई है। आज आपने टॉपिक पढ़ाना था, कोई आधी क्लास के पास किताबें नहीं है, क्या पढ़ाएंगे। ग्रुप 3 का टॉपिक इंटरनेट इज अनअवेलेबल। ग्रुप 3 का टॉपिक ये है कि इंटरनेट दस्तयाब नहीं और आपने लेक्चर आज प्रॉपर प्रेजेंट करना है। ग्रुप 4 का टॉपिक है जी, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। वालिदैन की शिकायत है कि आपकी हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब इसका हल आपको क्या देंगे आप। 5 मिनट हैं आपके पास, इसका बेस्ट सोल्यूशन आपने डिराइव करना है और 2 मिनट में आपने आकर इसको प्रेजेंट करना है। वो आप किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, वर्बली भी और थ्रू प्रेजेंटेशन भी। ये आपके पास 5 मिनट है, मैं 6ठा मिनट नहीं दूंगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारा जो एक और एक्टिविटी थी जिसमें इम्पॉसिबल क्लासरूम चैलेंज था, जिसमें हमने ये देखना था कि हमें क्लासरूम के अंदर कौन सी ऐसी सडन सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल अभी लेक्चर शुरू हुआ है, लाइट चली गई। आज मेरा लेक्चर प्रोजेक्टर पे था, आज मेरा लेक्चर जो था मैंने लाइव उनको वीडियो एनिमेशन दिखाना थी, वो नहीं मैं दिखा सका। तो मुझे उसके मुतबादिल कुछ ना कुछ उसका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और इसमें कोलैबोरेशन की बेहतरीन मिसाल हम अमली तौर पे अब देखने जा रहे हैं।
तो ग्रुप 1 पहले इसको प्रेजेंट करेगा कि जिनको हमने जो सिचुएशन दी थी वो ये थी कि उसमें प्रोजेक्टर सडनली स्टॉप्स वर्किंग, यानी प्रोजेक्टर आपने आज टॉपिक ही प्रोजेक्टर का है, आपने वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करना और अचानक वीजे केबल या कोई भी इशू आ गया, प्रोजेक्टर का जो लैंप ख़राब हो गया है, तो अब आपने उसको हल कैसे करना है। घड़ी के एग्जैक्ट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इनके बाद बारी आएगी 2, फिर 3, फिर 4 और चारों ग्रुप्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जी ग्रुप 1। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारा प्रोजेक्टर जो है वो अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे कि पैनिक नहीं होना, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लेक्चर टोटली हमने बोर्ड पे लिखा होता है तो पैनिक हो जाता है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग फ़ौरन ये देखेंगे, स्टूडेंट्स को अनाउंस भी कर देंगे कि बेटा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर सर आगे कीजिएगा। सबसे पहले तो हमने पैनिक नहीं होना, फिर हम लोग लाउडली बताना है बच्चों को कि प्रोजेक्टर में इशू आया तो अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपनी टीचिंग को कंटिन्यू रखना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया होता है, जब भी हमने लेक्चर देना होता है कोई ना कोई PDF में नोट्स वगैरह हमने बच्चों को दिए होंगे, तो हम कोशिश करेंगे टीचिंग को हम कंटिन्यू रखें। सर आगे कीजिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले केबल चेक करेंगे, क्योंकि केबल का इशू तो नहीं है वहाँ पे। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि इनपुट जो सोर्स है, जितने भी हमारे पास HDMI है उसमें कोई इशू ना हो। पावर चेक करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे रीस्टार्ट करने से अगर हमारा प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है। अगर फर्स्ट करते हैं प्रोजेक्टर स्टार्ट नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे। सर नेक्स्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग वाइट बोर्ड होता है हमारे पास, वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन पे जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी, लेक्चर होगा, कोशिश होगी उस पर डिस्कशन की जाए। फिर नेक्स्ट हम लोग जो प्रिंटेड हैंडआउट हमने दिए होंगे स्टूडेंट्स को, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसी एग्जांपल्स दें जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हों, ताकि हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट सर कीजिए। फिर इसके बाद हमारी कोशिश ही होगी कि जब भी हमने अगर लेक्चर स्टार्ट करना है तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले आएँ, ताकि लेक्चर जो है ना सारी की सारी चीज़ें चेक हो सके, ताकि लेक्चर के दौरान कोई इशू ना आ सके। फिर इसके बाद एक हमेशा जब भी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं या पावर पॉइंट पे देंगे लेक्चर, कोशिश यही होगी कि PDF में जो प्रिंटेड फॉर्म है वो लेक्चर्स उनको प्रोवाइड कर दिए जाएं। अगर कोई मसला हो जाए, पावर का कोई मसला हो जाता है, तो बच्चों को PDF हो और लेक्चर प्रॉपर तरीके से दिया जा सके। इसके बाद बाकी जितने भी इनपुट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू जी। ग्रुप 1 ने प्रेजेंट किया, बड़ा अच्छा उसका ऑल्टरनेटिव दिया, लेकिन इसको और बेहतर अंदाज से यूँ किया जा सकता था कि आप आज इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते। अभी प्रोजेक्टर बंद होता, स्विच ऑफ होता, आपके पास नोट्स या हैंडआउट्स होते, आप उसको अभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रैक्टिकली दिखाते। तो उसमें हमें प्रैक्टिकली जो ख़ास तौर पर अमली तौर पर आज जो है वो दिखाना है कुछ ऐसा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमेशा जब शिजी भाई एंड पर आते हैं ना, कोई ना कोई धमाका ऐसा कर जाते हैं, वो लेट जाते हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी कर जाते हैं, वो बाजी ले जाते हैं। तो आज इसको मुझे यूँ लगा, जब शुरू में प्रोजेक्टर बंद था, मुझे लगा कि शायद आज वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने खैर सोल्यूशन दिया। अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन मैंने वही बताया कि हमने जो काम करना है उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना है इंशाल्लाह। अब बारी है हमारे ग्रुप 2 की, वो प्रेजेंट करेंगे। देखते हैं कि वो अपना टॉपिक जो है, जो उनका टॉपिक असाइन हम लोगों ने किया था, उनकी सिचुएशन ये थी कि अगर आधी क्लास किताबें ही भूल आई है तो फिर उसका हल क्या होगा। मेरे साथ ये प्रैक्टिकली PCG 1 में 2-4 दफ़ा हो चुका है। आधी क्लास किताबें भूल गई और लड़कियां जानबूझ के पढ़ना ही नहीं चाहती। सर मौसम बड़ा अच्छा है, ठीक है, किताबें नहीं हैं। तो पहला तो मैं क्या करूँगा, क्लासरूम ये मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, आप रूल्स देख सकते हैं, वही हैं, आप यूज़ करें इसको। स्टूडेंट्स को स्टार्ट पॉजिटिवली, पैनिक नहीं होना, सबसे पहले पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम बेटे, भूल गए हैं, डोंट फेयर, पाशा इज़ हेयर, ठीक है ना। आगे ठीक है। दूसरा पेरेंट शेयर टेक्निक, ग्रुप बना दूंगा। अगर उस पर भी नहीं आती, किताबें कम रह गई हैं, इवन देन आगे चलें सर जी, डिस्प्ले द लेसन डिस्प्ले करने के लिए चले। किताबें भी भूल गए, मेरी क्लास में प्रोजेक्टर भी नहीं है, ये भी मान लिया, इवन देन आपको भी समझ आएगा अभी एक टॉपिक आगे, ठीक है। लेट द एक्सप्लेनेशन एंड लर्निंग। अब एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगा, सुने, हमारी बुक में नया टॉपिक आया स्टेलर एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन क्या है? स्टेलर एवोल्यूशन है सितारे का लाइफ टाइम, एक स्टार के बनने से डाई आउट होने तक। सितारा बनता कैसे, डाई आउट कैसे होता है, ठीक है। अब आउटर स्पेस में गैसेस हैं, सब स्टूडेंट कहते हैं यस गैसेस हैं, ठीक है। मैंने कहा ये गैसेस बन गई, गैसें इकट्ठी आनी शुरू हो गई, गैस हॉट गैसेस इकट्ठी हो रही हैं, ये गैसें हैं,
ठीक है, ये आ गई गैस, इसको कहते हैं नेब्यूला। इस स्टेज को क्या कहते हैं? नेब्यूला। मजीद करीब आ गई क्योंकि ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, मैस बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पे आ गए स्टेलर एवोल्यूशन के बाद, ठीक है, दूसरी स्टेज आ गई हमारे पास, प्रोटोस्टार, इसको बेबी स्टार भी कहते हैं, गैस निकलना शुरू हो गई। ठीक है, तीसरी स्टेज मजीद करीब आ गए, एवोल्यूशन, मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस में 90% अपनी लाइफ गुजारता, फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है, फ्यूजन मटेरियल ख़त्म, सूरज ठंडा होना शुरू हो गया है, रेड जाइंट बन जाएगा। रेड जाइंट के बाद मजीद ठंडा हुआ, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया और ये डेड है, ये सितारा डेड हो चुका है। और ये जो है उसका सारा जिस तरह ये उसका लाइफ टाइम है, ये प्रॉपर लाइफ टाइम है उसका। ये वाइट बोर्ड पे बना के पूरा माइंड मैप दिखाऊंगा उनको, ठीक है, और एक एक बच्चे की फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। आखिरी 2 मिनट में हर बच्चे से पूछूंगा, 90% बच्चे बता देते हैं कि सर ये हुआ। थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पर जो बात हुई कि पाशा साहब ने जो सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट किया, उसमें सबसे पहली बात जो है, आपको अपने बच्चों को अपने वर्ड्स के साथ उनको एक्नॉलेज करवाना है, उनको ये बावर करवाना है कि असातिज़ा के होते हुए किताबें ना भी हों, उस्ताद एक खुली किताब की मानिंद होता है। और दूसरी बात, आपके लेक्चर में इतनी जाज़बियत होनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट बुक नहीं भी है, आप कड़ी से कड़ी ऐसे ही मिलाइए कि उस्ताद ही तो बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हम करने जा रहे हैं, आज सॉल्व करना जा रहे हैं, जो ट्रबल शूटर है उसने यही तो सिखाना है कि आज ये चीज़ नहीं तो प्रोजेक्टर नहीं, हम वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। वाइट बोर्ड अगर प्रॉब्लम है, अगर अवेलेबल नहीं, मैं हैंड आउट्स में भी एक बना के दूंगा, अभी वो आपके पास आ जाएगा। यानी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हमें आज यही चीज़ तो सीखने नहीं आके हाथ बांध के पता लगे इंग्लिश वाले बैठे हुए, आज ही मैंने मिस्टर चिप सिखाना था, लाइट नहीं आ रही, हरगिज़ नहीं, आज मैंने फलां टॉपिक पढ़ाना था, लाइट नहीं आ रही। आपको ट्रबल शूटर बनना है, आपको फ़ौरन उसका हल निकालना है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा हल निकाल के दिया कि जब अगर किताब आधी क्लास भूल भी आए, मैं कहता हूँ आधी क्लास छोड़ें, पूरी सेकेंड ईयर की बुक्स नहीं आई, हमारा क्लास के अंदर पढ़ाना इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, किताब कोई भी ना हो, उस्ताद वाइट बोर्ड पे पढ़ाए ऐसा कि व्हाट इज़ टॉट विद लव दैट लास्ट फॉर एवर, ये चीज़ होनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हर एक की कोशिश है, इसमें हम आगे इम्प्रूव भी करेंगे। ग्रुप 3 का टॉपिक है कि इंटरनेट इज़ अनअवेलेबल, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और उसमें उस सूरत हाल में आज आपने कोई लेक्चर भी ऐसा था जो आपका बेसिकली डिजिटली सिंक था, इंटीग्रेटेड था, लेकिन इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है। अब आप कैसे ट्रबल शूटर के तौर पे काम करते हैं, जो है बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ग्रुप 3। वार्म वेलकम, आमिर साहब आएंगे जी इसमें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम सब ने क्लासरूम में पढ़ना है, सीखना है, वो है द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो हमें आज इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम सब लोग इंशाल्लाह ताला इंटरनेट से इंटीग्रेटेड होंगे और कुछ रिसर्च करेंगे कि ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये किस ऑथर ने लिखा, इसका राइटर कौन है, नॉवलिस्ट कौन है, एरा क्या था, और इसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेस वो सर्च आउट करेंगे, और सब ने डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने हैं इंटरनेट से। एक्सक्यूज मी सर, जी हम इंटरनेट पेज ओपन कर लें? यस प्लीज़। जी जी बेटे, अपने अपने इंटरनेट ऑन कर लें। सर मेरा तो नेट ही नहीं आ रहा, जी मेरे पास भी नहीं ओपन हो रहा। बेटा रुक जाएं, असल में आज मैंने जानबूझ के इंटरनेट बंद करवा दिया, और उसकी रीज़न ये है कि इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए कि इंटरनेट की सर्विसेज ही नहीं आ रही और उन सर्विसेज के मुअत्तल होने की वजह से हमें क्या करना है, हम उस सूरत में क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो बेटा ये भी एक बहाना है, एक तरीका है कि आपको इन हालात के मुताबिक भी अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये समझ लें कि अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो हम टास्क असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट अदर टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट है, और उसके ज़रिए से भी हम अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप्स हो सकती हैं हमारे पास डिफरेंट, जो कि इंस्टीट्यूशनल ऐप्स होती हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी इस वक्त ऑन द स्पॉट हमें क्या करना है, क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है। तो बेटे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ग्रुप्स की सूरत में आ जाए और 3 ग्रुप बना लें।
ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो मैं आप सबको टास्क ही दूंगा कि आप इस वक्त ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में जो भी आपकी राय है, आप जो समझते हैं ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में एज अ नॉवल, तो बेटे इसमें ये बेटे ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मुझे पता है भूख बहुत ज़्यादा लगी, आपके लिए स्पेशल ऑर्डर हो जाएगा। तो बेटे इसमें हमने क्या करना है, तो उस सूरत में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू हम अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट करके ये सारी सिचुएशन जो है, जो हमें इंटरनेट की अदम मौजूदगी में, उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स में असाइन कर सकते हैं डिफरेंट टास्क, और उन टास्क के ज़रिए से हम बाद में कोलैबोरेशन करके उस टॉपिक को समराइज कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अभी हमारे सामने ग्रुप 3 ने प्रेजेंट किया और उनका टॉपिक ये था, सिचुएशन ये थी इम्पॉसिबल क्लासरूम में, कि अगर क्लास आज हमने फॉर एग्जांपल इंग्लिश की कोई वीडियो दिखानी थी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा प्ले होता था मिस्टर चिप्स, हमने आज उसकी वीडियो दिखानी थी और हमारी क्लास में या कैंपस में इंटरनेट अवेलेबल नहीं, तो उस सूरत में क्या करना था। उन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन असल जिसमें मैं जो नफ्स पकड़ना चाह रहा था ना, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको नफ्स शनास बने, उसमें चाहिए ये था, मुझे आज भी इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन था ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, मुझे आगे स्टफ ट्राउट, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, मुझे आज भी वो कमो बेश 26 साल 25 साल बाद भी मुझे वो सारे याद हैं। वजह क्या थी, हमारे असातिज़ा इस चीज़ के ना मरहूने मिन्नत नहीं थी टीचिंग उनकी। हमें इस वक्त सूरत हाल ये थी, नेट बंद है ना, इसको छोड़ते, आज वो स्टोरी के ऊपर ऐसा जाते कि उसकी कहानी क्या थी। स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट हम इतने अरसे से डिस्कस करते हैं, हम उसके ऊपर जाते, आज पूरी स्टोरी नरेट करते, उसको ऐसे लगता कि जैसे आज आपने एक वीडियो हमें दिखा दी है, उसका एक इमेजिनेशन में हमारी एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट ऐसा आता, आप उसका गेटअप ऐसा बताते कि हमें वो देखते ऐसे लगता कि जैसे हम सिर्फ सर को नहीं सुन रहे, हम वो उस पूरी कहानी के पीछे चले गए कि जो इस वक्त आमिर साहब ने वो देखी है और हमने देख नहीं सके आज इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों को इंगेज करना है। अब बच्चे इंगेज करने के लिए क्या था, वो 3-4 ट्रबल शूटर तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर साथ ये था कि उनकी भी हमने हेल्प नहीं ली। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएटर थे वो भी साबित नहीं हो सका, यानी उनका बैठना और मेरा यहाँ पर आना वो किसी भी तरह इंगेज नहीं हुआ, आपस में सिंक नहीं हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए उसमें क्लास प्रॉब्लम क्रिएट करे, टीचर पैनिक होकर बैग पैक नहीं करेगा, टीचर उस वक्त उनको इन्वॉल्व करेगा। बच्चा आपको बेल का कब बताता है, जब आप पहले दिन से क्लास में रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं करते। बच्चा आपको बेल का कब बताता है, जब उसकी तरबियत आप डे 1 से साथ नहीं करते। बच्चा आपको बेल का कब बताता है, जब आपके लेक्चर के अंदर जाज़बियत नहीं होती। बच्चा आपको बेल का कब बताता है कि जब आप उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते। अगर हमने उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, लेक्चर में वो डूबा हुआ है मेरे साथ, मैं भी पूरे इन्हमाक के साथ पढ़ा रहा हूं, दिलो जान के साथ, तरबियत भी मेरे साथ कोशिश पूरी की, पहले दिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेट कर दिए, बच्चे मेरे साथ अटैच भी बहुत हैं, यकीन जानिए डबल लेक्चर भी पढ़ाने पड़े, क्लास पढ़ाते हुए वो लज्जत इतनी आती है, बिलखुसूस लिटरेचर को देखते हुए, कि घंटों भी बीत जाएं, ऐसे लगता है कि जैसे अभी मेरी आज भी दिलो दिमाग में मिस्टर चिप्स की वो वीडियो सामने मेरे दिमाग में है, क्योंकि वो पढ़ाया ऐसा गया था कि मुझे आज भी कैथरीन ब्रिजेस, उनके करैक्टर की इमेजिनरी शक्ल मेरे ज़हन में, हालांकि मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी। वजह क्या थी, पढ़ाया ऐसे गया, प्रेजेंट ऐसे किया गया कि वो मुझे इतने साल बाद भी आज याद है। तो हमें आज वही कोशिश करनी है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हमारे टूल्स गैजेट्स काम करना किस वक्त छोड़ भी दें, तो मुझे बतौर ट्रबल शूटर, बतौर प्रॉब्लम सॉल्वर, मुझे वहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो करना क्या है, मुतबादल ऐसा देना है कि क्लास पूरी मेरे साथ जुड़ जाए, बांध नहीं है क्लास। यही फन टीचिंग है। अब इसमें सिचुएशन हमारी जो हमारा ग्रुप 4 आएगा प्रेजेंट करने, जिनको हमने ये टॉपिक दिया था इम्पॉसिबल क्लास में, कि वालिदैन बार बार शिकायत करते हैं कि आपके हर चीज़ ऑनलाइन है, जिससे बच्चे ना कॉलेज जाने को तरजीह देते हैं और ना ही वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमें भी समझ नहीं आती। तो इसका मुतबादल ये कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका सोल्यूशन हमें कैसे देते हैं। ओवर टू शहजाद शिजी भाई, ग्रुप 4, बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर कमिंग। आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन सिस्टम को लेकर, और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। पंजाब कॉलेज रहमान गार्डन कैंपस है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन 2 minutes नाउ।
देखिएगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है। और हाइब्रिड सिस्टम क्या है, उसके अंदर ऑनलाइन सिस्टम भी है और ऑफलाइन सिस्टम भी है, और आपके लिए चीज़ें हमने सादा कर दी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे आपको बताया, ऑफरिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्विसेज, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हम इक्वली कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने सारा सिस्टम स्टूडेंट्स के हवाले से बनाया, बल्कि आपको भी देखकर हमने बनाया। दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। और हमने ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड जो है उसके ऊपर काम किया। जी नेक्स्ट, एक हेल्प डेस्क बनाया गया आप सिर्फ पेरेंट्स के लिए, ऑनलाइन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी और ऑफलाइन सॉल्यूशंस के हवाले से भी। नेक्स्ट देखिएगा, हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं आपकी, और ये आज पहला उसका ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जिसमें वर्कशॉप्स हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, वन-ऑन-वन सेशंस हैं, और वो भी आपके साथ इंशाल्लाह होंगे। अच्छा जी, अब हम कर क्या रहे हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन के अलावा हम आपको SMS और WhatsApp सर्विसेज भी दे रहे हैं, और ऑफलाइन फ़ी पेमेंट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा मसला आपका आ रहा था कि जी ऑनलाइन पेमेंट करें, और बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इंटरनेट के हवाले से। और साथ हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल कंपैटिबिलिटी के हवाले से और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अब आपको यहाँ पर जो डेस्क पे लोग होंगे वो पंजाबी में भी आपसे बात कर सकेंगे, वी आर कंफर्टेबल, और इन उर्दू और इन इंग्लिश। और किया क्या हमने, एसेंशियल सर्विसेज ऑफलाइन कर दी हैं, कंप्लेंट हैंडलिंग्स, काउंसलिंग सेशन, सर्टिफिकेट कलेक्शन, इमरजेंसी सपोर्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल कंसल्टेशन, रिजल्ट्स और फी चलान सब ऑफलाइन कर दिए हमने। साथ साथ ही ऑनलाइन भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। और क्या हम कर रहे हैं, आपको इंक्लूड कर रहे हैं इन एवरी स्ट्रेटेजी। हम इफेक्टिव पेरेंट सपोर्ट आपको दे रहे हैं, सस्टेनेबल हाइब्रिड मॉडल आपके लिए हमने बनाया है। आप दोनों तरफ जा सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और बहुत शुक्रिया आपका, 2 मिनट में कोशिश की, और आज हमारी पहली कोशिश थी। इंशाल्लाह ताला इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपकी कंप्लेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। PGCR रहमान गार्डन कैंपस की तरफ से आपका शुक्रिया। ग्रुप 4 ने अभी जो टॉपिक जो था उसमें हमारा इनका इम्पॉसिबल क्लासरूम चैलेंज जो था वो ये था कि इसमें वालिदैन बार बार शिकायत करते हैं कि आपकी हर चीज़ ऑनलाइन है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने उसका एंटीडोट बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो एक चीज़ जो भूल के बताने की ज़रूरत ये थी कि ऑनलाइन अगर है तो हम उसके साथ साथ LMS में हमारा EMS चलता है, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम फिज़िकली डेली क्लासेस पढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसे सिनेरियो में कि जिन दिनों कॉलेजेस ऑफ हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू जो पढ़ाते हैं वो बताना भूल गए, और वो पढ़ाते भी हैं कि उस पर बाकायदा हम लाइव अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। और तीसरी सात चीज़ ये है, हम आपकी असिस्टेंस के लिए ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि फ़िज़िकली भी कैंपस में अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी शहजाद शीज़े साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने, सिचुएशन बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेजेंट की। अब है जी नेक्स्ट जो बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल टूल ऑडिट होने लगा है। अब ज़रा असीब ज़रा लगाएं इनके लिए डिजिटल टूल ऑडिट, कि अभी हम देखते हैं कि यानी किसको कितना कितना वो टूल यूज़ करना आया है। ग्रुप में तो काम चल ही जाता है, कुछ चीज़ें दब गई, मेरे जैसे निकम्मे भी 40 में बैठेंगे, गुजारा चल जाएगा, ये परफॉर्म मेरी जगह कर देंगे, वो परफॉर्म कर। अब है जी QR कोड आपने हंट करना है, और उसमें मैं टास्क भी दूंगा, हर ग्रुप में से मेंबर भी हम बुलाने जा रहे हैं। और अब पता लगेगा कि अब QR कोड आप स्कैन कैसे करेंगे, आप उसमें दिए गए जो टास्क है उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। हर 4 ग्रुप्स में से मैं एक एक बंदा बुलाऊंगा जो यहां पर आके परफॉर्म करेगा। ग्रुप 1 से नदीम उस्मान साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। पहला इनका चैलेंज है कि ये इसको QR कोड को स्कैन करेंगे। ये चारों ग्रुप में सिचुएशन आएगी, ग्रुप 1 के शुरू हो गया। इसको स्कैन करने के बाद जो चीज़ ओपन होगी उसके लिए क्या काम करना है वो कमांड मैं दूंगा, इनको बताऊंगा कि ये सिचुएशन आपने मुझे बतानी है। फिर उसके लिए रिजल्ट्स कैसे ये जनरेट करते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट, उनके साथ टेक फ्रेंडली ये कितने हैं। नंबर 3 इनका प्रॉम्प्ट देना। नंबर 4 जो रिज़ल्ट बना है वो प्रॉपर जो हमने सोचा था, जो कमांड दी थी उसके मुताबिक जनरेट हुआ या नहीं हुआ। जी ओवर टू नदीम साहब। सलमान साहब आप वहीं से खड़े होकर बताएंगे, नदीम साहब ही करेंगे। सर थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, और पीछे हो। ये पूरा स्कैन पूरा। ग्रुप 1 की बारी शुरू हो चुकी और इस वक्त QR कोड हंट, बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी इस वक्त शुरू हो गई। सलमान साहब साथ साथ आवाजें दे रहे हैं इस वक्त। नदीम साहब ऐसे, नदीम साहब ऐसे ही पीछे आ जाएं, नदीम साहब आगे चले जाएं। आप अपने जो प्रेजेंटर हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे इस वक्त, चूंकि जब तक ये माशाल्लाह ग्रुप 1 को जो हमने टास्क दिया था QR कोड हंट का वो जारी है।
उस वक्त तक हम ग्रुप 2 में से 7 मेंबर बुलाते हैं ताकि हम ग्रुप 2 का इसमें जो QR कोड हंट है उसको भी कंटिन्यू करें ताकि वक्त की भी बचत हो और साथ ये बराबर खड़े होकर अपना काम शुरू करें। ग्रुप 2 में से जो इस वक्त मैं बुलाना चाहूँगा जो आकर यहाँ पर इसको जो कमांड जो दी जाएगी उस पर वो काम करेंगे, सरफराज आएँ। यही तो चीज़ है, अब आपके यही टूल्स पकड़े जा रहे हैं। नदीम साहब आपने सारा कुछ अभी कर लिया, कुछ नहीं बना। सर ये तो आपने एक एफए और एक एसएमडी का बच्चा बुला DIT का बंदा बुला अभी उसको भी ठहरे मैं उसको। अच्छा, इनका जो इस वक्त QR कोड जब हमने स्कैन किया तो इसमें ये जेमिनाई इनका जो है वो ऐप ओपन हुई। इसके ऊपर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर हमें बाकायदा एक प्रेजेंटेशन की तरह एक पोस्टर दिखाएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वो प्रॉपर डिपिक्ट करे। ये कमांड देने पर करेगा। हशमत देखने में सिंपल ज़रूर लगता है लेकिन ये इसकी कमांड कैसी देते हैं उन पर डिपेंड करेगा। वैसे तो यकीनन ये कॉपी कैट हैं, इसमें मुझे पता है पुराने। अब ग्रुप 3 की बारी है जी। ग्रुप 3 और ग्रुप 3 से मैडम शगुफ्ता आएंगी जी। मैडम शगुफ्ता इसे स्कैन करेंगी QR कोड को ग्रुप 3 से। मैडम शगुफ्ता का जो QR कोड टैलेंट जिसमें स्कैन करना था उसमें क्लाउड आया। इसमें अब इनको जो चैलेंज दिया जा रहा है वो 1 पेजर ये एक्टिविटी बना के दिखाएंगी जिसमें AI विल रिप्लेस टीचर्स। तो जो है ग्रुप्स काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा ग्रुप 4 भी साथ आए ताकि वक्त को बचाया जाए। ग्रुप 4 और ग्रुप 4 में से इंशाल्लाह इस वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे बरजीत साहब जी। ग्रुप 4 में जो हमने इनको टास्क दिया वो मेटा AI है। अब इनका ये है कि ये क्लासिकल लिटरेचर जो है इंग्लिश लिटरेचर उसको 1 पेज के ऊपर ये फ्लो चार्ट में दिखाएंगे कि क्लासिकल इंग्लिश का जो लिटरेचर है यानी लिटरेचर जो है हमारा क्लासिकल उसको 1 पेज पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये हमें दिखाएंगे कि तो ये अभी इनका टास्क ये है कि ये हमें 1 पेजर बना के दिखाएंगे। हिस्ट्री है जो क्लासिकल लिटरेचर की वो 1 पेज के ऊपर फ्लो चार्ट में जी। इसमें देखिएगा एक्टिविटी ये थी कि जिसमें हमने QR कोड हंट करने का सिलसिला था। उसमें बरजीत साहब का जो टास्क मिला सबसे आखिर में मिला और माशाल्लाह सबसे पहले इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर इसको मुकम्मल किया। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो 1 पेज पे दिखानी थी माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने मुकम्मल किया। टाइम मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन आला। इसी तरह सेकंड नंबर पर मैडम गुफ्ता ने किया कि विल रिप्लेस द टीचर्स, लेकिन इसके अंदर जो थोड़ा सा जो गलती रही वो उसको 1 पेज पे लाना था जबकि 2 पर आया है तो इसको 1 पेज पे लाना था। लेकिन फिर भी मैडम शगुफ्ता की अच्छी काविश है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मैडम टेक फ्रेंडली और ज़बरदस्त होंगी और अपने डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे जी। ग्रुप 2 का था टॉपिक इसमें कि जिसमें उन्होंने जनरेट करना था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 1 पेजर हमें दिखाना था। वो इन्होंने कोशिश की दिखाने के साथ साथ इनमें कुछ और भी घर से भी इनको वजारत दाखिला की तरफ से वार्निंग जारी हो गई है। इसमें अलर्ट आ गया है क्योंकि इसमें कुछ ख़वातीन की तस्वीर भी हैं इसमें। तो ये इन्होंने इसकी एक अच्छी काविश की 1 पेज के ऊपर जो है ये क्रिएट की और अच्छी काविश है इसमें। अब जो अभी तक हमारा ग्रुप 1 जो है वो बाकी है और अभी तक वो इसमें जो कमांड दी गई इसको मुकम्मल करने में फ़िलहाल इंटरनेट या दीगर वजूहात की बिना पर अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। अभी घड़ी के ठीक 10 मिनट वक्फा बराए नमाज है, उसके बाद इंशाल्लाह ये सेशन जो है वो इंशाल्लाह शुरू। अब जो हमारी एक एक्टिविटी है उसमें ये है कि अभी हाफिज़ हसीब साहब इसको कंडक्ट करवाएंगे और ये क्विज़ होगा और चारों ग्रुप्स के अंदर ये क्विज़ जो है वो अभी आपके पास ऑनलाइन इसको स्कैन करने के बाद शो होगा जिसको आप अटैम्प्ट करेंगे। फिर इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिस वक्त स्कोर जो है वो किस ग्रुप ने जो किया है और वो इस वक्त मैं चाहूँगा कि हाफिज़ हसीब उसको स्कैन करने के हवाले से यहाँ पे लगा दें। अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें 20 MCQs थे रिलेटेड टू AI। तो उन तमाम MCQs को अभी मैं करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने जो है वो शो करूँगा। अभी तक जितने लोगों के रिस्पॉन्सेज आ गए हैं वो टाइम और उनका जो रिज़ल्ट्स है वो मेरे पास सबमिट हो चुका है। अब वो लॉक कर दिया गया, अब वो करेंगी तो वो एक्सेस जो है उनकी नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था
व्हेन वाज पाकिस्तान नेशनल AI पॉलिसी अप्रूव्ड। साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी है, 2025 में हुई थी। इसका आंसर हमारे पास जो है वो चार्ली है, उसमें स्क्रीन नज़र। सेकंड जो है, विच बॉडी इज़ एक्सपेक्टेड टू रेगुलेट एंड सर्टिफाई AI यूज़ इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो HEC है हमारे पास, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। थर्ड जो है हमारे पास, विच प्रोवाइड फर्स्ट प्रपोज इंटीग्रेटिंग AI फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेवल। इसमें हमारे पास पंजाब जो है करेक्ट ऑप्शन थी बीटा। यूनेस्को ICT प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन AI इन एजुकेशन इन पाकिस्तान रैन इन, ये हमारे पास जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन दिसंबर 2025, यानी बीटा ऑप्शन जो है सितंबर से दिसंबर तक 2025, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो फिफ्थ MCQs है उसका, विच यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड अ पायोनियर इन AI डिग्री प्रोग्राम्स। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट थी, अल्फ़ा नस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये पायोनियर के तौर पर जो है काम कर रही है। इसके साथ बताया भी है कि इसमें फास्ट कॉमसेट CUET ये बाद में जो है हमारे पास सेकंड पे आ रही थी। छठा MCQs, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर AI अडॉप्शन इन पब्लिक स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑफ बीटा है, डिजिटल डिवाइड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर मेंशन नहीं है तो ये करेक्ट ऑप्शन थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च व्हाट डज HEC स्टिल यूज़ इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिट AI एथिक्स पॉलिसी। इसमें हमारे पास जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट थी, ओल्ड प्लेजरिज्म पॉलिसीज़ जो है। क्वेश्चन नंबर 8, वो लास्ट पे शीट होगी, वो भी सबमिट करवाने हुए। व्हाट इज़ PIAIC, ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थी वो बीटा है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच AI टूल इज़ मोस्ट वाइडली यूज बाय पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स फॉर असाइनमेंट्स। तो ChatGPT जो है हमारे पास अल्फ़ा में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज़ अडॉप्टिव लर्निंग मीन इन पाकिस्तानी क्लासरूम्स। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन थी वो बीटा है, AI पर्सनलाइजेज कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 11, विच लेवल इज़ प्रपोज फॉर मैंडेटरी AI एंड डिजिटल लिटरेसी बाय पॉलिसी पेपर्स। आज हमारा चूँकि डिजिटल लिटरेसी से ही था रिलेटेड टॉपिक, तो इसमें हमारे पास जो है अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट थी फ्रॉम ग्रेड 6। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज़ एन एथिकल कंसर्न ऑफ AI इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो ऑल ऑफ अबव था, ये भी हमने इससे रिलेटेड भी एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी होस्ट मोस्ट ऑफ पाकिस्तान AI रिसर्च लैब्स इन यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें इस्लामाबाद एंड लाहौर जो है दोनों कंबाइंड इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन डेल्टा थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स इन एन AI ड्रिवन क्लासरूम अकॉर्डिंग टू यूनेस्को फ्रेमवर्क्स। ये लास्ट टाइम भी हम लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं कि AI क्लासरूम से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास बीटा है, मेंटोर नॉट जस्ट लेक्चरर्स, ये बीटा करेक्ट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 15, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू डिजिटाइज ऑल पब्लिक स्कूल्स बाय 2027। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी प्रपोजल अंडर नेशनल AI पॉलिसी 2025 रोड मैप। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर हैव स्टार्टेड AI पावर्ड LMS फीचर लाइक ऑटो ग्रेडिंग। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल मेजर जो हमारे पास वंस है वो ये काम कर रहे हैं जिसमें LMS जो है वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्किल इज़ नाउ बीइंग एडिड अलॉन्गसाइड AI इन HEC's न्यू अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी। तो इसमें इंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिक्स जो है करेक्ट अल्फ़ा ऑप्शन थी। व्हाट इज़ सबक.pk's यूज़ ऑफ AI, ये हमारे पास एक वेबसाइट का URL दिया हुआ से रिलेटेड है, तो उसने इसमें करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है, AI ट्यूटर्स फॉर K-12 इन उर्दू एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ मेजर अपॉर्चुनिटी ऑफ AI फॉर पाकिस्तान एजुकेशन। तो इसमें तकरीबन सारी ऑप्शंस जो है हमारे पास करेक्ट हैं कि इसमें हम लोग लार्ज साइज क्लासेस वगैरह जो है पर्सनलाइज कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्हाट शुड स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान लर्न फर्स्ट बिफोर यूजिंग AI टूल्स एज पर यूनेस्कोज एथिकल AI फ्रेमवर्क। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल सेफ एंड एथिकल यूज़ ऑफ AI बीटा ऑप्शन करेक्ट थी। तो ये हमारे पास 20 जो है वो ऑप्शंस इसमें गिवन थी। तो ये हमारे जहाँ जहाँ ये एक्टिविटीज़ अभी आपने ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखे, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किए, जहाँ एक्टिविटीज़ का सिलसिला रहा, समअप की तरफ हम चलेंगे साथ कि आज से जब हमने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखी और अपने उन फेलो से सीखी जो ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के साथ बड़े अटैच्ड हैं, फ्रेंडली हैं,
कमांड रखते हैं, एक्सपर्टीज़ है उनकी, हम उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे भी आने वाले दिनों में, और अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उसको ब्लेंडेड टीचिंग मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह रिसर्च के ऊपर जाएंगे, कोलैबोरेशन क्लास में हम लाएंगे, कोलैबोरेशन के साथ साथ हम बिल्ड करेंगे वो चीज़ें कि जो ख़ास तौर पर जो हमें ज़रूरत थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी क्लास ADP की है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की है, हमने अपने बच्चों को इसमें आदत डालने की जो टॉपिक मैंने आपको दिया है उसको सर्च कीजिए, उसको सर्च करने के बाद क्रिटिकली उसके सारे AI सर्च इंजन जो जो आप उनको रिकमेंड करेंगे वो लेकर आएँ, साथ उसको एवेलुएट करें, उसका रेफरेंस मौजूद हो, फिर कोलैबोरेशन के साथ उसको कंपाइल करें नोट्स की फॉर्म में या उसके हैंडआउट्स की फॉर्म में। उसके बाद हम बिल्डअप करें कि ये चीज़ें जो हम बनाने जा रहे हैं कि ये हमारे बच्चों की नेचर बनती जाए, उनको आदत हो। पहले तो होता था लाइब्रेरी सर्च की जाती थी, अब चूंकि वो कल्चर इतना टाइम नहीं बच्चों के पास, तो कम से कम हम ब्लेंडेड वे ऑफ लर्निंग जो है अडॉप्ट करके उस तरफ जा सकते हैं। फिर इसी तरह जब हमने जो काम हम करवाएं वो हमारी क्लास से रिफ्लेक्शन भी उसकी होनी चाहिए। यही नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ाया है और मैं चला गया क्लास में, अगर वो आदत मेरे बच्चों में डेवलप ही नहीं हुई, अगर वो सिर्फ मैंने ही अडॉप्ट की है, मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में नहीं आ रही, तो ये पॉसिबल नहीं कि उनमें भी चेंज आएगा। अच्छा, अब हमारा जो कैंपस का रोड मैप है जिसके ऊपर हमें ख़ास तौर पर काम करना है, जिस चीज़ के लिए हम सब इतने दिनों से एफर्ट कर रहे हैं और इसको समअप कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीकेंड से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। इसमें ख़ास तौर पर हमने जो शुरू करनी चीज़ें कि हमने सेल्फ असेसमेंट सर्वेज क्लास में शुरू करवाने। वो कैसे करवाने? फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया है बायोलॉजी के अंदर, अगर मैंने शुरू करवाया फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, तो मैंने अपने स्टूडेंट को टास्क देना है कि बेटे इसको 1 पेजर इसका एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन तैयार करके लाओ। हाथ से नहीं बनानी, आपने AI टूल्स यूज़ करने, आप उनको गाइड करें, उनको प्रॉम्प्ट के तौर पे गाइड कीजिए, क्या प्रॉम्प्ट वो दे सकते हैं, उनको आप टिप्स दें। फिर उसके बाद आपकी आपस में फाउंडेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जो हमारी डिपार्टमेंटल हो, जिसमें डिपार्टमेंट में हम एक मरतबा बैठें। फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड के ऊपर कमांड पाशा साहब की ज़्यादा है और मुझे चैट GPT सिर्फ पता है बाकी नहीं पता, तो ये मुझे बताएं कि इसके हम ऐसे कमांड ले सकते हैं। एक दूसरे से लर्निंग में इसमें हम जब तक एक दूसरे को सिखाएँगे नहीं, शेयर सॉरो इज़ हाफ सॉरो, शेयर जॉय इज़ डबल जॉय, हम एक दूसरे को सिखाना है इसमें कि हमने बताना है कि हमारी ट्रेनिंग आपस में हो। उसके बाद जब हम सीखें, ख़ास तौर पर हमने उन दोस्तों को पकड़ना है कि जिनका जो बिल्कुल जो है ना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, हमारी तरह जो बिल्कुल मिलेनियल्स हैं, पेसिमिस्ट हैं, उनको साथ आगे लाएं कि नहीं आज हमारे साथ बैठें। फ़िज़िक्स में मुनीर साहब हमने ये चीज़ हमने फ़लाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैंने देखे निकाली है, मुझे आप गाइड करें। सिखाने का भी तरीका होता है, ये नहीं मैं आपको सिखाता हूँ, सर ये देखिएगा ये टिप्स ऐसे भी आ सकती हैं, हम इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं, हम इसमें सेल्फ असेसमेंट भी करवा सकते हैं, हम अपनी क्लास के अंदर बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्विज़ की तरह अपने चैप्टर को लेकर एक सर्वे बना कर सकते हैं। आज जिस तरह हमने MCQs ये करवाए, इसी तरह QR कोड लगाकर क्लास में हम अपने एक लम्हे में एक लेक्चर के अंदर हम सारे बच्चे इन्वॉल्व करके उनके मल्टीपल चॉइस का एक क्विज ले सकते हैं। उससे क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद होंगे, बच्चा क्रिटिकली चैप्टर को रिव्यू करेगा, क्लास में इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका लेक्चर जो आपका होगा जो उसमें बोरियत आप समझते हैं, उकताहट समझते हैं, मोनोटनेस जो आती है वो टूट जाएगी और ये आइस ब्रेक एक्टिविटी के तौर पे काम करेगी। फिर इसके बाद क्लासरूम जब मेरा सिंक हो जाएगा हाइब्रिड मोड पर, अब अगर जो लोग मंडे से लेक्चर ही सिर्फ टेक्निक यूज़ कर रहे थे वही करेंगे, तो ये जहन में रखिएगा उनका ये सेशन लास्ट है, उसके बाद वो नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अब बच्चा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब वो ये देखेगा मेरे केमिस्ट्री के सर आते हैं तो वो स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, इतनी उसमें वो मुझे AI जो ऐड साथ दिखाते हैं, मुझे उसके जो एडिशनल चीज़ें साथ दिखाते हैं और हमें साथ वो जो है वो नोट्स भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए मुझे एक समअप करना मुश्किल है, तो मुझे वो चाहिए मैं हैंड आउट अपनी क्लास में आते पहले डिस्ट्रीब्यूट करूं, बेटे ये इसके स्टेप्स हैं, जिस तरह कंप्यूटर वाले फ्लो चार्ट बताते हैं, ये इसके स्टेप्स हैं, इसको हमने फॉलो करना है। आज जो मैंने चैप्टर समअप किया है उसका क्विज हम करने जा रहे हैं, और मेरे साथ मिलकर अभी इसके हम स्कैन करके मैं आपके सामने शुरू करता हूँ, आप आंसर बोलते जाएं, मैं आंसर लॉक करता हूँ। क्योंकि देखिए हमने मोबाइल भी तो एब्सटेन करवाना है मिसाल के तौर पर, और अगर कभी मोबाइल पर एक्टिविटी करवानी है तो आप अपने फ्लोर कोऑर्डिनेटर के साथ, उसके कॉन्सेंट के साथ आप उस दिन के लिए अलाउड करेंगे और अपने लेक्चर में उनको स्कैन करने का ऑप्शन देंगे। दूसरी ऑप्शन, आप सामने स्कैन ऑप्शन रखेंगे, आंसर बच्चों से 1 बाय 1 पूछेंगे, रैंडमली पूछेंगे, आंसर को लॉक करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। देखें जब तक सिमुलेशंस पे नहीं जाते, गेमिफिकेशन पे नहीं जाते, एनिमेशन पे नहीं जाते, लेक्चर के अंदर कहाँ ट्रैक्शन आएगी। तो लेक्चर को अब हमें पूरी पकी पकाई देग नहीं,
उसके डिफरेंट समझ लीजिए एसेंस डालने पड़ेंगे, डिफरेंट हमें उसका एरोमा देना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों पे फोकस करना है और उसके बाद जब हमने उसको रिवाइज करवाना उस टॉपिक को, उस लेक्चर को, सब्जेक्ट को, तो ये हमने उसको इस मेथोडोलॉजी को सस्टेनेबल बनाना है। ये नहीं कि आज काम करवा दिया तो अल्लाह तेरी यारी फिर दोबारा देखेंगे, हरगिज़ नहीं। उसको हमने उसके ऊपर कारबंद होना है, मैंने लेकर चलना है। इसी तरह एक टॉपिक मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ जिसके ऊपर अभी जो है वो AI बैटल प्रॉम्प्ट है, यानी जो हम प्रॉम्प्ट की बैटल हम करने जा रहे हैं, वो जंग है सबकी आपस में कि देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा जो है इसमें प्रॉम्प्ट देकर और उसमें वो टॉपिक। ये याद रखिएगा, आप प्रॉम्प्ट सर्च करने में टाइम लगाएंगे, लेट आने वाले कंसिडर नहीं होगा उसमें। इसी तरह आप टाइम ज़्यादा लगाकर जितनी मर्जी अच्छी चीज़ बना लें उसका फ़ायदा नहीं है। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपकी मैटर करेगी, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। और इसमें मैं चारों ग्रुप्स को टास्क देने जा रहा हूँ। टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि सबसे अच्छा इस टॉपिक को प्रिपेयर कौन करता है। 5 मिनट्स का चैलेंज है आपके पास और उसके बाद आपके ग्रुप में से एक बंदा आकर हमें जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। उससे पता लगेगा किसने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया कि उसका लेक्चर ज़्यादा प्रेजेंटेबल तैयार हुआ। टॉपिक फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। तो ये टॉपिक ये आपको मैंने कॉमन दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट बैटल है, AI प्रॉम्प्ट बैटल है कि इसमें देखते हैं कि कौन जो है वो इसमें विन करता है। एक्टिविटी का टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका। ग्रुप 2 से इसकी इब्तिदा करते हैं। ग्रुप 2 से इसको जो है वो कौन एक्सप्लेन करेगा कि उन्होंने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, वो दिखाएं साथ आकर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये प्रॉम्प्ट मैंने कोई 3-4 लाइनों का दिया था। मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट मेरे पास हैं, वो मैंने अपनी डायरी में भी लिखे हुए हैं, मैं शेयर भी करूँगा किसी दिन आप लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। इसमें दिया था कन्वर्ट दिस टॉपिक फोटोसिंथेसिस इनटू द विजुअल स्ट्रक्चर स्टडी शीट यूजिंग द टेबल फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, आइकॉन एंड कलर कोडेड सेक्शंस। कलर कोडेड सेक्शन मेक इट इजी टू रिव्यू इन 4 मिनट्स। ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दिया है तो उसने मुझे ये बना के दिया है, ठीक है। अगर इसी के साथ मैं नीचे लिख देता कि लाइक अ वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, तो ये वाइट बोर्ड ब्लैक एंड वाइट में वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन आ जाती। स्लैश, अगर टॉपिक के शुरू में आप स्लैश डाल दें और EL10 लिख दें और टॉपिक का नाम और इसी तरह एक्सप्लेन करने का उसको कह दें, तो आपको 5वीं क्लास के बच्चे की तरह चैट GPT फोटोसिंथेसिस पूरा समझा देता है। शुक्रिया जी। इस वक्त ग्रुप 2 ने ज़बरदस्त इस हवाले से प्रॉम्प्ट भी अपना शेयर किया और एक पेज के ऊपर उन्होंने लेक्चर अपना बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको एलेबोरेट किया है। अब मैं चाहूँगा कि ग्रुप हमारा जो है वो नेक्स्ट जो रेडी है इस वक्त, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने चैट GPT में प्रॉम्प्ट दिया था क्योंकि बाज़ वक़्त मैं अपने लेक्चर भी इस तरह डिज़ाइन करता हूँ। होता यही है कि उसको प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि आपने इस तरह का लेक्चर डिज़ाइन करना है जो वाइट बोर्ड स्टाइल में लिखा हो। जिस तरह हम वाइट बोर्ड पे लेक्चर देते हैं सेम उसी तरह कोशिश ये की गई है कि इसमें कुछ चीज़ रहे ना। तो अब ये सर बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो लेक्चर है वो किस तरह का है, क्या इसमें हर चीज़ शामिल है कि नहीं। बाकी मेरी कोशिश होती है कि जो लेक्चर बनाया जाए उसमें अपना नाम वगैरह लाजमी शामिल किया जाए। इससे ज़रा बच्चों पे एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, इससे ज़रा शेयर भी हो जाता है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। इसमें अब लेक्चर भी डिज़ाइन करें, AI को यूज़ भी करें और साथ अपना भी जो है ना नाम उसको कोशिश करें यूज़ करें ताकि पता हो कि कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस की, फिर उसके बाद ओवरऑल इक्वेशन दी हुई है, फिर लिखा हुआ है वेयर डज इट अकर, ये कहाँ पे जो है ना बनता है। फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, साथ उन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई हैं। साथ सबसे जो अच्छी बात है इसमें की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आमतौर पे बच्चों के लिए बहुत सा ज़्यादा क्योंकि बायो की बुक में आमतौर पे पैराग्राफ लिखे होते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे होते हैं, लेकिन उसमें टू द पॉइंट चीज़ें नहीं लिखी होती। और यहाँ पे ये चीज़ है कि उन्होंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ख़ासकर जो बच्चे बाज़ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, ये की पॉइंट्स उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इससे ही होता है कि बच्चा इस ज़रा लेक्चर को फोकस करके पढ़ता भी है और उन की पॉइंट्स को नोट भी कर लेता है। फिर इसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, फिर इसी के की पॉइंट्स हैं, साथ एक पिक्चर बनी हुई है हमारे पास। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस लेक्चर में, लास्ट पे इस लेक्चर का एक जिसे कह सकते हैं कि
जो उसका क्रश है, जो जी समरी, वो एक लाइन में दी होती है कि इस पूरे लेक्चर की जो समरी है वो एक लाइन में दी होती है जो बच्चों ने याद रखनी होती है। फिर लास्ट में हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है, समरी डायग्राम है, और समरी डायग्राम अगर देखें तो कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, ठीक है। तो ये सर इसलिए लिखा है। सलमान साहब, इसका प्रॉम्प्ट आप पढ़ के सुनाइए जो मोबाइल में आपके, वो एग्जैक्ट आपने पढ़ना है। जी सर। जिस तरह सर उसमें ऐसा है कि मैं जो चैट जीपीटी है, एक तो वो मेरे आईडी पे बनी हुई है, उसको मैंने पहले से जो है ना इसको पहले ट्रेन करना पड़ता है। जितने भी एआई टूल्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करते हैं आप लोग, जैसे मैंने अभी सेकेंड ईयर की नई बुक आई है, तो मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि मैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर हूँ पंजाब कॉलेज में, मैंने बच्चों को नई बुक आई है तो, और उसको मैंने बुक अपलोड की है, क्योंकि जो चैट जीपीटी होता है, जितने भी एआई टूल्स होते हैं ना, इनके पास इनको डाटा फीड किया जाता है। अब जो नई बुक आई है इसके पास नहीं है, इसके पास पुरानी सेकेंड ईयर की बुक्स है। अगर आप न्यू सेकेंड ईयर की बुक की कोई चीज़ लेना चाहते हैं, उसको बुक अपलोड करें और उसे कहें कि इसकी मैंने इसके लेक्चर शुरू करने हैं, और वो आपको एग्जैक्ट उसका गाइड भी करेगा, आपने किस तरह टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह आप लोगों ने जो उस टॉपिक को लेके चलना है, चैप्टर कौन सा शुरू करना है। आपको अगर उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो आपको नोट्स भी आपके नाम के बना के देगा, आपको लेक्चर्स भी बना के देगा, आपके एंट्रेंस के नोट्स भी उसमें से बना के देगा। लेकिन उससे ट्रेन किया जाता है। ट्रेन कैसे? उसको पहले अपना नाम बताएं, उसको बताएं मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अगर कॉलेज का बताना है उसको कॉलेज का बता दें। उसके बाद उसको जो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मुझे अब होता क्या है कि मैं वाइट बोर्ड लेक्चर जब देता हूँ तो बाज़ का तो उसमें जाहिर है कि राइटिंग इतनी नीट नहीं होती, पिक्चर लेके उसको मैं भेज देता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ वाइट बोर्ड लेक्चर हैंड रिटन स्टाइल। जस्ट उसको मैं ये कहता हूँ कि कन्वर्ट दिस लेक्चर इन वाइट बोर्ड लेक्चर इन हैंड रिटन स्टाइल। वो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो अगर आप लोग इसको यूज़ करेंगे, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ कमी नज़र आ रही है, मसलन आपको लगता है कि मेरे लेक्चर में कोई पॉइंट रह गया, आप उसे कहें कि इसमें अगर कोई चीज़ कमी है तो आप उसको पूरा कर दें। वो क्या कहेंगे? अच्छा, तो मुझे वो प्रॉम्प्ट चाहिए, अभी हम नहीं आए, वो क्या कहेंगे उसे? सर मैं तो बाज़ का ऐसा होता है कि उसको जस्ट उर्दू में बात कर रहा होता हूँ, यानी कुछ जस्ट मैं ये लिखता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर कोई कमी है या इस लेक्चर के अंदर की पॉइंट्स लिख दो। हाँ जी, इम्प्रूव कर दें, वो इम्प्रूव कर देगा। लेकिन प्रॉम्प्ट अभी इसका नहीं आपने पढ़ा जो इसका दिया है। सर मैंने हाँ, मैं प्रॉम्प्ट पढ़ प्रॉम्प्ट आप खोलिए और वो सामने कैमरे के पढ़ें। नहीं बोलना, चाहे जिस तरह नहीं मैं बता, मैंने सर उससे ये लिखा है फोटोसिंथेसिस टॉपिक का वाइट बोर्ड लेक्चर में कन्वर्ट कर दो, हर चीज़ क्लियर बनाओ, पिक्चर्स ब्यूटीफुल बनाओ, और इसमें मेरा नाम भी लिखो, बायोलॉजी विद सर सलमान। तो उसने वो सारी चीज़ जो है ना उसको कन्वर्ट करके दे दी। जी, थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ने आज मैथ्स पढ़ाते हुए भी आज माशाल्लाह बायोलॉजी वालों को टक्कर का चैलेंज दिया है। अब मैडम शगुफ्ता की धड़कनें, चूंकि बायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी हैं, शोभा सदर हैं, खासी तेज़ हो चुकी हैं। मैडम शगुफ्ता के माशाल्लाह दाएं और बाएं पहलू में दोनों बायोलॉजिस्ट बैठे हुए, लेकिन उससे कबल शहजाद शीरी साहब सबका सुन के प्रॉम्प्ट चेंज करते जा रहे हैं। ये जो डी कोडिंग हो रही है ना इन्फॉर्मेशन की, मैं चाहूँगा सबसे पहले हम ग्रुप 4 शहजाद शीरी साहब के ग्रुप को दावत दें कि वो टॉपिक प्रेजेंट करें। अच्छा, इसमें मैं जो है ना आपके सामने बिल्कुल वो लाइव प्रॉम्प्ट से शेयर कर देती हूँ, जो मैं भी अक्सर चैट जीपीटी को देती हूँ। उसमें सबसे पहले मैं वैसे बेसिकली शायद टॉपिक से हट जाऊँ, लेकिन जो मेन सर का कंसर्न है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। मैं आपको कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊँगी, कोई वीडियो क्लियर नहीं दिखाऊँगी। मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँगी इसके अंदर, जैसे मैंने किया कि मैंने जो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग मुझे चाहिए होता है ना, मैं उसको कहती हूँ कि वैसे एक्ट करो। जैसे मुझे बायो नहीं पता, मैंने उससे कहा कि एक्ट एज आ बायो इंस्ट्रक्टर, और सर ने 3 मिनट्स का टाइम दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा। अब इसने मुझे यहाँ पर एक अच्छा लेक्चर दिखाया था जिसमें मुझे भी समझ आ रही थी, एक छोटी सी एनिमेशन भी इसने जो है वो यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करना तो ईजी है। बेसिकली मेन चीज़ तो ये कि आप उसको कमांड कैसे दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपने जैसे इसी चीज़ को किसी शॉर्ट एनिमेशन वीडियो में या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, इससे आगे फिर से मैंने ये कहा, यहाँ पर ये हमें जो भी हम लेक्चर डिज़ाइन करते हैं ना उसका टाइम ड्यूरेशन भी बताते हैं कि 30 सेकेंड्स में ये बोलना है, आपने ये बोलना है।
जो कंटेंट यहाँ पे गिवन है उसको आप पावर पॉइंट के ऊपर डाल के ख़ुद से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको दे भी देता है। क्योंकि अभी मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है, तो सुबह से हमने इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान काफ़ी कमांड इसको दी हैं, तो वो मेरा लॉक हो गया तो लेकिन उसके बाद ना सर, उसके बाद यहाँ पे ना अब वो आपको बता भी रहा है कि वो जैसे हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें से कौन से वाली जो है ना वो वीडियो मुझे स्टूडेंट्स को दिखानी है स्पेसिफिकली टॉपिक की उनके जो है वो लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे ग्रेड 3-4 के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और हम जो है वो शायद इंटर लेवल पर भी फोटोसिंथेसिस पढ़ाते होंगे, बायो का मुझे आइडिया नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको कमांड देते हैं, जैसे वो सर ने कहा, तो मैं सर सलमान ने जो भी बताया कि वाइट बोर्ड के थ्रू ये वो, उसकी बजाय मैं यहाँ पर इसे ये कहती हूँ कि मुझे सिर्फ वो पॉइंट्स दो जो कि मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखूँ और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनी हुई, लेकिन ये इसने मुझे जो है ना वो फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं करके, तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये वही सारा कॉन्टेंट है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, बट ऑन ओके। अच्छा जी, ये तो था हमारी जो ग्रुप 4 ने उनको जो बताया, उन्होंने अपने बताया कि प्रॉम्प्ट ये दिया, और उनके काफ़ी सारे मुझे लगता है मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देने की वजह से वो समझ लें कि वो बिल्कुल ही काफ़ी सारी AI भी परेशान हो गई है कि इतना मेस क्रिएट हो गया कि वो इस गुंजल को हल नहीं कर सकी। खैर, अब बढ़ते हैं, इनके ऊपर, इनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि इसमें 3 लोग, पूरा शोबा बायोलॉजी जो है वो इसी में बैठा है। तो अब वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप 3 हमारा आके फोटोसिंथेसिस को AI इंटीग्रेटेड लेक्चर अभी आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक टास्क हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है वो है कि चैट GPT को यूज़ करते हुए आपने एक प्रॉम्प्ट उसको देनी है जिसके ज़रिए से हम फोटोसिंथेटिक मॉडल एटलीस्ट वो प्रेजेंट कर सकें। मैं पहले इसके लिए प्रॉम्प्ट जो चैट GPT को दी गई है मैं बता देता हूँ। क्रिएट अ कलरफुल प्रोफेशनल एजुकेशनल चार्ट ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ये इस पे एक जो पहला जो प्रॉम्प्ट इसको दिया गया उसके मुताबिक उसने मुझे ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक जो चार्ट है वो बना के दिया, जिसमें सबसे पहले उसको डिफ़ाइन किया गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, दैन उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कैसे वो प्रोसीजर प्रोसीड होता है, यानी उसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है, सनलाइट रिसीव कौन करेगा, वो क्लोरोफिल है, उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन सारे का सारा प्लांट्स के अंदर एक ख़ास जगह पर हो रहा है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो लाइट जो रिसीव हुई वो ये स्मॉल क्वीन लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, इन्हें ग्रेना कहते हैं। इसके ऊपर जब सनलाइट फॉल करती है तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, और उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड हमारे पास लिखे हुए हैं। पहला प्रोडक्ट जो इसके अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का नीचे साथ फार्मूला लिख के उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, और एक बाई प्रोडक्ट इसके साथ ऑक्सीजन है विच इज़ रिलीज्ड इन द एयर। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल इक्वेशन इस तमाम प्रोसेस की ये हमारे पास इन रिटर्न फॉर्म आ गई। और फाइनली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, हमें रिक्वायर्ड क्यों है, क्या हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। सबसे पहली बात है प्रोड्यूसेस फूड, ये सिर्फ प्लांट्स की फूड नहीं है बल्कि वी ऑल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी खुराक आ रही है वो हम इनसे हासिल कर रहे हैं। फिर इनसे ऑक्सीजन जनरेट होती है जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक सर्वाइवल सिग्नल है, हम ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, सॉरी यहाँ पर जो यूज़ होती है वो, इसका मतलब ये कि एनवायरनमेंट के अंदर से उसका लेवल कम होता जा रहा है, और फाइनली सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। इसी के साथ एक और जो इसको प्रॉम्प्ट दी गई और वो ये थी कि इसी लेक्चर को आप वाइट बोर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करें। हसीब साहब प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा। या ये इसको तमाम जो पूरा लेक्चर था उसको सेम प्रोसेस के साथ उसने वाइट बोर्ड का फॉर्मेट दे दिया, हाउ टू प्रेजेंट इन योर क्लास। थैंक यू सो मच की। और ख़ास तौर पर आप ये देखिए आज के सेशन के अंदर जो हमने चीज़ सीखी कि हम जो दोस्त जिसकी किसी एक टूल पर किसी की दूसरे पर कमांड है, हमने वो सब ने आपस में कोलैबोरेशन से शेयरिंग की
उसके अंदर हमने कंटेंट क्रिएट किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, रिफ्रेश किया, उसको प्रेजेंट किया। आज उन दोस्तों को सीखने का यकीनन मौका मिला होगा जिन्होंने आज से पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई AI टूल जो ना कभी यूज़ किया ना डाउनलोड किया। और दूसरी बात, आज ख़ास तौर पर तमाम दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ होगा कि हमारे अंदर ऐसे दोस्त हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं कि जो माशाल्लाह ना सिर्फ एक अच्छे उस्ताद हैं बल्कि वो एडटेक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जब तक हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, इनोवेशन नहीं ला सकते, चेंज नहीं ला सकते। तो आज का दिन एक सारा दिन बहुत कुछ सीखने का दिन था। मैंने बिलखुसूस आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, सुबह से लेकर अब ये शाम तक। यकीन जानिए एक लम्हे का भी पता नहीं लगा। और अभी भी मेरे पास 10 से 12 एक्टिविटीज़ ऐसे माइंड में चल रही हैं कि हम कई कर सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत और ख़ास तौर पर आप लोग इस वक्त यकीनन हो सकता है थक गए हों। मेरे हौसले अभी भी जवान हैं। आप मुझे आज भी कहें कि इस सेशन को इशा तक लेके चलना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि मैं थक नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया। मैंने आज ख़ास तौर पर आज का सेशन मेरे ख्याल से आप लोगों से ज़्यादा मेरे लिए बड़ा लर्निंग का था कि मैं अगर एक एक्टिविटी प्लान की तो उसको आपने करके दिखाया और निभाया भी बहुत अच्छे तरीके से। और यही एक्टिविटी आज की हमारी लास्ट में कमिटमेंट यही है कि हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने तमाम कलीग्स को इंशाल्लाह इन तमाम टूल्स के साथ उनकी शनासाई उनकी बल्कि ना सिर्फ बल्कि उनको सिखाएंगे बाकायदा इंशाल्लाह डिपार्टमेंटल मीटिंग में। दूसरी बात, हम अपने डिपार्टमेंटल ऐसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्विज़ प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम सब डिपार्टमेंट फेलोज़ अपने ख़ास इंटरवल जब CT1, CT2, CT3 इंटरवल्स में आएगा, हम उसको एक टाइम पर कंडक्ट करवाएंगे ताकि हमारे तमाम कॉलेज के तमाम बच्चों को एक टाइम पे एक क्विज़ मिले। उनको पता लगे कि इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, XYZ कोई भी पढ़ा रहा हो, तो क्विज़ उनकी मेथोडोलॉजी, उनका जो पढ़ाने का तरीका है और ख़ास तौर पर जो एवेल्यूएशन मेथड है वो सबका कॉमन हो। फिर इसी तरह हम क्लास के अंदर अपनी जो बुक्स हमारी नहीं आ रही हैं उसको हम ख़ास तौर पे जैसे तमाम दोस्तों ने बताया उसको हम शॉर्टकट्स में लाएं, उसको शॉर्ट नोट्स में लाएं, उसको PDF की फॉर्म में डिफरेंट नोट्स में लाएं, हैंड रिटन नोट्स में लाएं। अब तो इतनी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं जो आज हमने दिन भर शेयर की, तो मुझे यकीन है कि उन दोस्तों ने बहुत इस्तेफादा किया होगा जो इससे पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। और इंशाल्लाह यही कंजीनियल इन्वायरमेंट, यही लर्निंग का इन्वायरमेंट इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पर कायम व दायम भी रखेंगे और इसको हमारा रेगुलर सेशन भी आ जाए तो इसको डिसकंटिन्यूली करेंगे, क्योंकि ये वो सेशन नहीं जो किसी की वीडियोस देखकर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। शिकार खुद करके खाने का जितना मज़ा है ना, उसकी लज्जत ही और है। आप आज किसी को AI से किसी भी जगह पर या यूट्यूब से देखकर किसी का लेक्चर आप डाउनलोड करके आप आधा घंटा 15 मिनट चला लेंगे उसको, उसके बाद सप्लाई चेन ख़त्म हो जाती है। जितना लुत्फ आपको सोच कर और अपनी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने पीयर टू पीयर शेयरिंग का मज़ा आता है, यकीन जानिए कि वो किसी भी लेक्चर, एक जो मोटिवेशनल सेशन होता है उसके 10 से 15 मिनट के बाद आप उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे दिन भर आप लोगों की एक्टिविटीज़ ने बड़ा महसूस किए रखा, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ और उसकी भी इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ चलाएंगे कि एक टॉपिक को एक लेक्चर में ख़त्म नहीं किया जा सकता। उस पर अगर आप कोशिश करें, काविश करें, उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, उसके साथ अब उसकी चीज़ें ऐड करें, उसके साथ जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जो उसके एडिशनल एड्स उसको ऐड करें, तो ये कई घंटे भी बीत जाएं तो आपका उसके अंदर शगफ, शौक, लगन ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर आप पैशनेट होकर उसको लेके चलते हैं, दिल से लेके चलते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते भी बहुत देते हैं, तो घंटों का पता भी नहीं लगता। ऐसे लगता है कि जैसे अभी आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन उन लोगों के लिए यकीनन घड़ी पर सुई अटकी होगी जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हो कि काश अभी जान छूटे तो मैं घर जाके आराम करूं। ये जान आज तो सेशन से छूट जाएगी, लेकिन खुदा ना करे ये ना हो कि ये सेशन हमारा टीचिंग का आखिरी सेशन हो कि इसके बाद तलबा हमारे से जान छुड़ाने की तरफ आएँ। उनसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना है आने वाले कल के लिए, मौजूदा दौर के लिए, और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी उसके लिए ज़रूरी है मैं पिछली चीज़ों को अनलर्न करूं। जब तक मेरी 2025 की मेथोडोलॉजी अनलर्न नहीं होती मैं रीलर्न नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले मेथड को छोड़ें, उन नोट्स को डिस्कार्ड कीजिए। आज ये टाइम आ गया, बुक्स नहीं आई, मेथोडोलॉजी चेंज हुई, पेपर जो मेथोडोलॉजी चेंज हुई, क्वेश्चन पूछने की टेक्निक्स मॉडिफाइड हो गई। नहीं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह
पूरे कॉलेज ही में नहीं बल्कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मेरा तूती सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां हमारी जबान समझने वाले लोग हैं वहां तक बोलेगा इंशाल्लाह। इसलिए जरूरत इस अमर की इसके साथ जुड़ जाइए, मुश्किल मिजाजी के साथ काम कीजिए और अपने काम में हमेशा निखार लाने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिएगा कि आज जो मैंने काम कर लिया ये बहुत हो गया। जब तक लर्निंग का सिलसिला जारी रहेगा ये ग्रोथ का ग्राफ ऊपर ही रहेगा। जब ये समझेंगे कि आज मुझे बहुत आ गया या मैंने इस वक्त मेरा क्लाइमेक्स आ गया, तो हर गुरूर को जवाल है, हर उरूज को जवाल नहीं है। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी ना सिर्फ बेहतर होगी, हमारे बच्चे एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ेंगे कि हमारे असातिज़ा तमाम जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ना सिर्फ फ्रेंडली होंगे बल्कि करिकुलम उनको उसको रीडिजाइन करके, रीस्ट्रक्चर करके, इनोवेटिव मेथोडोलॉजी के साथ वो क्लास में उस लेक्चर को डिलीवर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा हर उस्ताद एक बेहतरीन उस्ताद होगा, खा वो माहौल एआई का हो, खा वो माहौल हमारा कन्वेंशनल टीचिंग का हो, खा हमें हाइब्रिड मोड पे चलना हो, खा वो स्मोक की फोक की पाकिस्तान के अंदर रहते हुए छुट्टियों की भरमार हो, खा वो 365 दिन में से 30 दिन क्लासेस ऑन हो, लेकिन हमारे 365 दिन खारामद हो सकते हैं अगर इंशाल्लाह हमने हाइब्रिड मेथड को अडॉप्ट कर दिया, चाहे वो क्लासेस ऑन हो या ऑफ हो। मेरे स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर करते हुए उसको यूं फील आनी चाहिए कि मेरा उस्ताद मेरे सामने बैठा है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।